जो आप प्लानिंग करते हैं, सेक्शन बनाते हैं, एलिवेशन बनाते हैं, वही सब सबमिशन होता है। बस उसको कैसे अरेंज करते हैं उस चीज़ के बारे में आज का ये सेशन होने वाला है। अगर कोई फ्रेशर है जिसने कैड कभी नहीं किया, कौन कौन है जिसने कैड कभी नहीं किया? ऐसा कोई पर्सन है जिसने कैड कभी नहीं किया और नॉन टेक्निकल कोई है? बस स्टार्ट करते हैं हम में से सबमिशन ड्राइंग होती क्या है? किसी को पता है प्लान क्या होता है, फाउंडेशन लेआउट क्या होता है? सर, जो हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास सैंक्शन के लिए ड्राइंग भेजते हैं उसको बोलते हैं सबमिशन ड्राइंग। यहाँ पर यूएसए में उसको कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट बोलते हैं सर। ठीक है। ये सभी को क्लियर है। अब वो सबमिशन ड्राइंग बनती कैसे है? जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, हमें प्लान बनाना होता है, सेक्शन बनाना होता है, हमें साइट लेआउट दिखाना होता है कि अदर्स प्रॉपर्टी किसकी, हमारी बिल्डिंग के आसपास, हमारे प्लॉट के आसपास, वो सब चीज़ों से मिलके ही हमारा सेंक्शन ड्राइंग बनता है, सबमिशन ड्राइंग बनता है। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर भी अगर ऑटोकैड में आप सबमिट कर रहे हैं तो सिंपल है कि लाइन ही जाएगा आपका, लाइन, टेक्स्ट, डायमेंशन, इनसे ही पूरा ड्राइंग आपका बन जाता है। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि क्या होती है हमारी सबमिशन ड्राइंग। सबमिशन ड्राइंग में सबमिशन ड्राइंग में हम क्या करते हैं, जब भी आप यूज करते हैं सबमिशन ड्राइंग का, तो हमारा सिंपली क्या होता है, सबसे पहले हमारा आता है साइट प्लान। ठीक है। साइट प्लान के अंदर क्या होता है, जिस वे पे आपका प्लॉट है, जिस भी कॉलोनी में आपका प्लॉट है, जिस भी सोसाइटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, सब डिपेंड करता है। जहां पर भी आपका प्लॉट है उसका साइट क्या है, ये आप गूगल मैप से भी चेक कर सकते हैं कि आप चेक कहां कर रहे हैं, कहां पे आपका प्लॉट है। उस प्लॉट के साइज में जो प्लॉट का साइज है आपका, उसका कंप्लीट एरिया आपको डिफाइन करना होता है। अब यहां पर स्क्वायर मीटर में है ये, तो ये स्टेट वाइज वेरी करता है कि आप स्क्वायर फीट में पास करवा रहे हैं, स्क्वायर मीटर में पास करवा रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, ये चेंज होता रहता है। बट सिंपल क्या है, आपको एरिया दिखाना होता है। ठीक है, आपको ग्रोस एरिया दिखाना होता है। देन उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बिल्डअप एरिया कितना है, जितने एरिया के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन किया वो होता है आपका बिल्डअप एरिया। देन आपके हाउस के पास से जो रोड नेटवर्क है वो किस तरीके से है, तो यहां से देखिए ये आपका रोड नेटवर्क है। यहाँ पे 3.65 मीटर वाइड रोड है, यहाँ पर भी सेम रोड है हमारा। कंक्रीट रोड है तो हम कंक्रीट मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पर हम ये भी मेंशन कर सकते हैं वे टू मुंबई, वे टू दिल्ली, या वे टू अलवर, वे टू गुजरात, जिस साइड भी आपका रास्ता जाता है, जहाँ पर भी वे जा रहा है, ये होता है आपका साइट प्लान। अब साइट प्लान के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी, मान लीजिए ये है प्लॉट ऑफ एप्लीकेंट, आपकी ही प्रॉपर्टी है ये। अब मीजर करके आए क्लाइंट की प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी आपने बना दिया। अब इसके साइड में किसके प्लॉट हैं वो आपको मेंशन करना होता है। जैसे यहाँ पर है अदर्स प्रॉपर्टी, तो आप अगर नेम आपके पास है, रजिस्ट्री में आपका नेम है, किसका प्रॉपर्टी है उसका नेम आप मेंशन कर सकते हैं इजीली। देन मीटर में है तो मीटर में शो करते हैं। सब कुछ बना हुआ लाइनों से ही है। फिर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर हमारा प्लॉट जो है वो अदर पर्सन का है। ये प्लॉट हमने यहाँ पर शो किया। देन उसके बाद अनदर किसी पर्सन का प्लॉट है, देन अनदर किसी पर्सन का प्लॉट है। तो इस तरीके से जिसके भी प्लॉट होते हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन करने होते हैं जब भी आप कोई भी फाइल सेंक्शन करवाते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। साइट प्लान आपका होता है 1:100, 1:200, 1:500 में भी होता है। अगर आपका एकड़ में ज़मीन जा रही है, आपकी जो एकड़ के अंदर आपका है, और साइट प्लान आप उसी के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, तो आपको 1:500 का स्केल भी यूज़ करना पड़ता है। बेसिकली जब हम इस हाउस का कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर ये 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है तब हम A0, तो यहाँ पे 1:100 पे भी हम ड्राइंग बना सकते हैं। बट काफ़ी बार ऐसा होता है आप पूरे वेयर हाउस का प्लॉटिंग करवाते हैं, या वेयर हाउस का पूरा डिज़ाइन करवाते हैं, या किसी स्कूल का बिल्डिंग बना रहे हैं जो कि एकड़्स में होता है, तो उसके अंदर हमारा स्केल 1:500 तक भी जाता है। तो ये स्केल आपके स्पेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो ये होता है हमारा बेसिक साइट प्लान, और यही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पास होता है। ये अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशन होती है कि किस शीट के ऊपर इसका प्रिंट जाएगा। ठीक है, प्रिंट कैसे जाता है आप सभी को पता है। पेपर साइज क्या होते हैं, A0 का साइज क्या होता है उमेश, अफरोज अली, उमंग? A0 का साइज या A1 का साइज क्या होता है?
सर जी 841 इंटू 1189 मिलीमीटर्स। हाँ 1189 841 ये होता है आपका A0। ठीक है, इससे अगर हम जी सर। इससे अगर डाउन जाते हैं तो कितना होता जाता है, जो आपका साइज है वो अल्टरनेट है। जैसे आपका A4 का जो साइज होता है वो होता है आपका कितना होता है 210, बताइए। 297। जिसको भी पता है उससे नेक्स्ट पेपर का साइज क्या होता है, क्योंकि ये जरूरी है अगर आप इस फील्ड में रहना चाहते हैं तो आपको ये 4-5 पेपर यूज होते हैं, उनके जो नेमिंग है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो A0 और A1 पर हमारी सबमिशन ड्राइंग जाती है, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, बट जिसका भी आपको अप्रूव करवाना हो ड्राइंग उसके अकॉर्डिंग ये आप शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस पेपर साइजेस होते हैं और वो भी सिंपल होते हैं। अगर मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे A4 का साइज होता है 210 297, फिर जो पीछे आ रहा है ना 297 वो आगे चला जाएगा A3 के लिए 297 420। अगर इसी की बात पोर्ट्रेट में करें तो 420 297 लैंडस्केप के लिए जाएगा। फिर उसके बाद 594 हमारा A2 के लिए होता है 590 बाय 420। देन उससे नेक्स्ट 841 594। देन जो A0 होता है वो होता है 1189 841। तो ये पेपर को भी अल्टरनेट आगे का एक जो है चेंज हो जाता है हर बार, तो वो पेपर साइज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर इसका प्रिंट देना हो सिंपली आप Ctrl+P करते हैं, सिंपली Ctrl+P करते हैं। ये अभी सिर्फ साइट प्लान है, हमारा बेसिक साइट प्लान हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे आपका साइट प्लान बन रहा है। इसके अंदर जो प्लॉटिंग होगी, जो प्लानिंग होगी, वो अभी हम आगे समझेंगे कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सिर्फ प्रिंट देना है, इसका किस पेपर पे देना है। ओके, यहाँ से पेपर सेलेक्ट कर लीजिए A1 A0 A2, यहाँ से आप इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। विंडो हमने सेलेक्ट किया, देन प्रीव्यू। अब देखिए इसका फर्क क्या है, ये एक तरह से 429 594 इस तरीके से आ रहा है, बट इसको मैं अगर पोर्ट्रेट करता हूँ यहाँ से, अभी पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप अगर मैं करता हूँ तो ये बिल्कुल आपको फाइन दिखेगा। तो ये प्लॉटिंग के तरीके हैं अलग अलग। अब यहाँ पे आप रिफाइन देख सकते हैं इसको, पूरे साइजेस आपके पास है, स्केल आपके पास है, नॉर्थ आपके पास है। अब नॉर्थ में भी फर्क होता है, आपका ट्रू नॉर्थ है या प्रोजेक्ट नॉर्थ है। कोई मुझे बताएगा ट्रू नॉर्थ क्या होता है, प्रोजेक्ट नॉर्थ क्या होता है? क्योंकि जो कॉमन चीजें हैं जो इंजीनियरिंग में यूज होती है वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, और कैड हर पर्सन के लिए जरूरी है जो भी इंजीनियर आर्किटेक्चर फील्ड में है। क्या होता है ट्रू नॉर्थ? गेन टुगेदर, प्लॉट की डायरेक्शन सर। कहां से मेजर होती है ये? बिल्कुल फ्रंट से सर, रोड से, फ्रंट रोड से। सिंपल भाषा में बताइए। हिमांगी पाटिल, मोहम्मद ताजुद्दीन, प्रदीप कुमार, नहीं पता किसी को भी क्या होता है ट्रू नॉर्थ? आप जब ड्राइंग बनाते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं हम इस तरीके से स्ट्रेट लेकर और बनाने लग जाते हैं, ऐसा ही करते हैं। बट ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि साइट पे भी ऐसे ही हो ये प्लॉट। आपका जो रास्ता जा रहा है, जो रोड नेटवर्क है, वो इस तरीके से भी हो सकता है, और आपका प्लॉट जो है वो यहाँ पर जाके इस तरीके से भी हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो नॉर्थ भी तो इसके साथ रोटेट होगा ना। तो ट्रू नॉर्थ होता है जो आपका रियल हाउस जिस कंडीशन में, जहां से आपका सन रेज होता है, सनराइज जो होता है, वो आपका ईस्ट का डायरेक्शन किसी के बैक की तरफ से होता है, किसी के फ्रंट की तरफ से, तो ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाती है। बेसिकली हम उसे नॉर्थ को लेकर चलते हैं। तो जो साइट पे ओरिजिनल नॉर्थ है वो होता है ट्रू नॉर्थ, और जो हम कंप्यूटर में या पेपर पर बनाने के लिए यूज करते हैं वो होता है हमारा प्रोजेक्ट नॉर्थ। जितना भी डिग्री आप टिल्ट दिखाते हैं यहाँ से, अगर आपका स्ट्रेट नहीं है और आप टिल्ट दिखा रहे हैं, तो वो होता है हमारा ट्रू नॉर्थ का एंगल, कि आपका रियल साइट पे इतनी डिग्री पे आपका ये बेंड करेगा, घूमेगा। तो ये होता है हमारा साइट के डिफ्लेक्शन। यस, डिफ्लेक्शन है क्या? यस, डिफ्लेक्शन ऑफ एंगल जो होता है हमारा प्रोजेक्ट नॉर्थ में, हम हमेशा नॉर्थ ऊपर रखते हैं क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन करना है उस कंडीशन में। अगर आप उसी चीज को साइट पर जब बनाते हैं और आप एंगल पे कोई प्लॉट रखते हैं, तो कंस्ट्रक्शन करना, उसका एलिवेशन बनाना बहुत टफ हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाती। यूसीएस वगैरह सब चेंज करना पड़ता है। तो इस चीज को हम बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं क्योंकि हमें पता है हम सिर्फ नॉर्थ को चेंज कर देंगे उस कंडीशन में। Ctrl+C, जैसे आपकी साइट पर जो नॉर्थ है ना वो इस तरीके से, ये आपका नॉर्थ है आपकी साइट पे, रियल जो आपका हाउस बना हुआ है ये आपका नॉर्थ है, ठीक है।
अब अगर मैं इस प्लॉट को स्ट्रेट करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस लाइन में लगा देता हूं यहां से एक्सेल एंटर। कैसे आप कर सकते हैं, अब वर्किंग करने के लिए मुझे ये प्लॉट बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए ना मुझे स्ट्रेट। अगर मैं इस पे वर्किंग करता हूं तो मुझे प्लॉट स्ट्रेट चाहिए, अदरवाइज इसमें तो मैं प्लानिंग भी करूंगा तो यूसीएस का बहुत इशू आएगा। हम क्या करते हैं, इसे रोटेट करते हैं, आर ओ एंटर, एक पॉइंट फिक्स लेते हैं, क्लिक, देन आर एंटर, रेफरेंस रोटेशन का ही तरीका है। अब देखिए आप, इसके साथ साथ आपका जो चेंज होगा वो यहाँ पर होगा और आपका जो नॉर्थ है वो भी चेंज हो चुका है। तो ये डिफ्लेक्शन के साथ ये नॉर्थ आया। अगर आप साइट के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ रखते हैं, साइट के अकॉर्डिंग नॉर्थ रखते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है ट्रू नॉर्थ की लाइन आपकी स्ट्रेट जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हैं। ये आपका प्रोजेक्ट नॉर्थ है, ये आपका ट्रू नॉर्थ है। इसके बीच में जो एंगल आ रहा है ना, अगर उसको आप रोटेट करेंगे तो आपकी साइट ऑटोमेटिकली उसी एंगल पे चली जाएगी। ये होता है इसका तरीका, जैसे आप निकाल सकते हैं एंगल। अब ये आपका साइट है जिसके अंदर क्या है, 3 चीजें हैं ओनली, लाइन है, डायमेंशन और टेक्स्ट है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा 3 और चीजें हैं, अदर्स प्रॉपर्टी, रोड नेटवर्क एंड देन स्केल। ये 3 चीजें आपकी काम आएगी, 3 टेक्स्ट के हेल्प से ये बनता है और ये चीज आपकी रिक्वायर्ड होती है किसी की भी प्रॉपर्टी सैंक्शन करवाने के लिए, अप्रूव करवाने के लिए। तो ये आप सिंपली बना सकते हैं। अगर आप खुद से भी बनाना चाहे, यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है, मीटर में ही मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा प्लॉट जो है वो 15 मीटर का है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पुट किया वैल्यू लाइन, यहाँ से मैंने 15 मीटर उसका विड्थ किया, देन नीचे की तरफ मुझे चाहिए 45 मीटर का मेरा प्लॉट है, देन ओके लाइन फिलेट, ये हो गया। देन आपको क्या करना है, यहां से आपका रोड नेटवर्क जा रहा है इस तरीके से, बट इस कंडीशन में एक रोड नेटवर्क इधर भी जा रहा है। ओ एंटर, यहां से मैंने 4 मीटर का मेरा रोड दिखा दिया, 4 मीटर यानी कि आपका हो गया 12 फीट। तो ये मेरा रोड नेटवर्क हो गया, देन ओके, ये मेरा कंप्लीट प्लॉट है साइट। दूसरा साइट में एज इट इज बना देता हूं अलग से, जो भी आपको चाहिए। इसे हमने कर दिया ज्वाइन ताकि मूव ना हो। अब ये तो है हमारा एप्लीकेंट का प्लॉट। आपको टेक्स्ट चाहिए, आप यहां से भी यूज कर सकते हैं, आप खुद से भी ले सकते हैं। अब यहां से हमने लिया, सेम प्लॉट में एक और ले रहा हूं, ये किसी अदर पर्सन का प्रॉपर्टी है। सेलेक्ट मूव, ये आपको दिखाना है और यहां लिख देना हमें, जैसे आपका राहुल रंजन प्रॉपर्टी, ठीक है। कंट्रोल ए, यहां से हमने कर दिया इसको कैपिटल। तो इसके अंदर आपको कुछ टफ नहीं लगेगा, जो साइजेस आ रहे हैं वो साइजेस आप दिखा दीजिए। अपनी प्रॉपर्टी का हम साइज दिखाएंगे। यहां से हमने साइज लिया एंड देन ओके, यहां से हमने फिर से साइज लिया एंड देन ओके। डायमेंशन वगैरह आपको मैच करना है, आप इजीली कर सकते हैं यहां से, या फिर सेम डायमेंशन आप एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। इसी के साथ में 2 पर्सन की प्रॉपर्टी और है। इस तरफ किसी और का प्लॉट आ रहा है जो इस कंडीशन में है, फिलेट, एंड देन इसी के साथ में एक और प्रॉपर्टी आ रही है, इस तरीके से प्लॉट है किसी का, वो इस कंडीशन में, और यहां पर 2 प्लॉट आ रहे हैं। अब ये जिसका भी प्लॉट है उसका नेम हम यहां लिखेंगे, जैसे हमने यहां पे लिखा, ये हमारा कोई भी है आर्यन सिंह प्रॉपर्टी, या फिर आप अदर प्रॉपर्टी में दिखा सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उस कंडीशन में। ये हमारा हो गया कोई भी हमारा क्लिनिक आ रहा है। हेलो यस हेलो यस यस। सर, इसमें अदर्स प्रॉपर्टी दिखाना कंपलसरी है क्या? अगर अदर्स प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे तो लैंडमार्क कैसे डिफाइन होगा कि कहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है? जो रजिस्ट्री के पेपर्स में होती है ना, उसी तरीके से आपको एक तरह से वो लैंडमार्क तो उसमें मिल जाएगा ना सर, लोकेशन प्लान में? लोकेशन प्लान में मिल जाएगा जो की प्लान है, बट अदर प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी का पता तो होना चाहिए ना। लैंडमार्क तो मान लीजिए आपने यहाँ का दिखा दिया, कम से कम 2 प्रॉपर्टी। अदर्स का मतलब नाम पता नहीं है तो वहाँ पे अदर्स प्रॉपर्टी लिख के काम कर सकते हैं ना? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पर देखिए अदर प्रॉपर्टी है, ये अप्रूव है, अदर प्रॉपर्टी हमने दिखाया, अदर्स का प्लॉट है, क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्री के अंदर इसका नेम नहीं है, या फिर यहाँ पे प्लॉटिंग ही नहीं हुई है कभी। तो यहाँ पर आप वैकेंट लैंड भी लिख सकते हैं, जिसका आपका रजिस्ट्री के अंदर कोई नेमिंग आ रहा है वो आपको मेंशन करना होता है। तो आपका ये साइट प्लान हो गया। इसके साथ में एक और वे जा रहा है, कोई भी एक रास्ता जा रहा है, वो आपको मेंशन करना है। यहाँ से हम कर देते हैं ट्रिम। ये आपका साइट प्लान है। अब नॉर्थ आपका किस तरफ है? नॉर्थ आप
किस तरफ दिखाना चाहते हैं, स्ट्रेट अगर दिखाएंगे तो स्ट्रेट, जब भी आप वर्किंग करेंगे तो आपको ये नॉर्थ चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका नॉर्थ इस तरीके से आ रहा है तो आप वहाँ पर ये दिखाएंगे, आपको शो करना है। बट जब आप इसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस प्लॉट के अंदर आप रूम्स बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, तब आपको ये स्ट्रेट रखना पड़ता है इस तरीके से, और एक आपका एंगल इस तरीके से दिखाया जाएगा। इसके बीच का जो एंगल है वो आता है आपका ट्रू नॉर्थ का, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट नॉर्थ हमेशा हम स्ट्रेट रखते हैं। तो अदर प्रॉपर्टी दिखाइए, अगर ये रोड आपका किसी मतलब अलग जगह जा रहा है, जैसे हमें पता है ये रोड हमारा कहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसमें आप नेम भी डिफाइन कर सकते हैं, वे टू रोटेट, किधर जा रहा है ये आपका रोड, वे टू दिल्ली, ठीक है, तो ये दिल्ली की तरफ जा रहा है, ये मेन रोड है हमारा कोई भी, ये हमारे अलग रोड है जो कॉलोनी में जा रहे हैं, तो वो आप मेंशन करेंगे। इस तरीके से आप साइट प्लान बना सकते हैं। सिर्फ लाइनों का यूज़ है, बाद में आपको लेयर्स चेंज करना पड़े, लाइन वेट बढ़ाना पड़े, कम ज़्यादा करना पड़े, यहाँ से आप कर सकते हैं। जब भी आप वर्किंग करते हैं तो प्लानिंग के अंदर आप लाइन वेट 30 रख सकते हैं, 0.30, देन आप लाइन टाइप डैश, अगर आप कोई भी एलिवेशन दिखा रहे हैं, हाइट से अबव दिखा रहे हैं उस कंडीशन में, अगर आप स्ट्रेट लाइन यहाँ पर कोई लाइन दिखा रहे हैं, सेंटर लाइन आपको दिखाना है, डैश लार्जर डैश हम दिखाते हैं सेंटर लाइन के लिए। तो ये हमारा साइट प्लान है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट थिंग क्या आती है, ये साइट प्लान होने के बाद आपका काम आता है प्रॉपर्टी पास करवाने के लिए आपने बनाया क्या है, कितने % एरिया में वर्किंग की है, तो उसकी बात होती है। वर्किंग का मतलब क्या है, आपके पास मान लीजिए यहाँ पर 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, बट वर्किंग आप उस पर 66 स्क्वायर मीटर पे कर सकते हैं। ये कुछ नॉर्म्स हैं, इतने एरिया में आपको रेयर भी छोड़ना पड़ेगा, आपको फ्रंट भी छोड़ना पड़ता है। ये चीज़ें आपने देखी होगी, बहुत बार देखी होगी कि क्यों हमें ये वैकेंट रखना पड़ता है। पार्किंग के लिए हम बालकनी हमारी प्रॉपर्टी में निकाले, इसके लिए, तो ये चीज़ें डिफाइन करती है, स्टेट वाइज वेरी करती है। तो अब यहाँ पर हम प्लानिंग में अगर जाते हैं तो प्लानिंग के अंदर एक तो आपको सीवरेज कनेक्शन दिखाने होते हैं जब भी आप प्लानिंग करते हैं। आप जो कॉलम साइज दिखाते हैं वो टेंटेटिव हो सकते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो आप टेंटेटिव रख सकते हैं। बेस बिल्कुल 9 इंच बाई 9 इंच रख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप रेजिडेंशियल का काम कर रहे हैं। कॉमर्शियल में जो अगर करते रहे हैं आप और फ्लोर वाइज पासिस करवा रहे हैं, बिल्डिंग आपकी 2 फ्लोर से ज़्यादा है, 3 फ्लोर से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कॉलम साइज भी उसी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अब यहाँ पर मेन क्या था, हमने प्लानिंग किया, ये हमारा कवर्ड पोर्च आ गया, कवर्ड पार्किंग आ गया, यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन है, देन उसके बाद हम इस लेवल पे आ गए, ये हमारा हॉल है, सब मीटर में है। अगर ये mm में होता तो ये 3100 mm हो जाता, ये 3650 mm हो जाता। अभी ये मीटर में तो पॉइंट लग गया, डायरेक्ट यूनिट को आप समझ सकते हैं। अगर यही चीज़ फिट में होती तो हमें इसे 300 से मल्टीप्लाई करना था, वो आपका फिट भी आ जाता। तो ये ईजी है कैलकुलेशन कन्वर्जन करना। देन यहाँ पे प्लानिंग के बाद आता है टॉयलेट आपके कहाँ पर है, उससे आपकी सीवरेज का कनेक्शन कहाँ आएगा। ये चीज़ डिपेंड करती है रूरल एरिया और अर्बन एरियाज़ के अकॉर्डिंग, कि आप रूरल में हैं या अर्बन में हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका सीवरेज लाइन आपकी कॉलोनी में डली हुई है या नहीं डली हुई है, आप सेप्टिक टैंक बनाएंगे या सीवरेज कनेक्शन रहेगा, तो डिपेंड करता है ये। यहाँ पे मैन होल है आपका, तो एक मैन होल यहाँ है, आपका जो रोड है वहाँ पर आपका सीवरेज कनेक्शन हो जाएगा। तो आपको मेन मैन होल तक एक कनेक्शन दिखाना होता है। आपका वाटर सप्लाई का पाइप अलग होता है, आपका सॉलिड वेस्ट का अलग होता है, देन वेस्ट वाटर का अलग होता है। कोई मुझे बताएगा वेस्ट वाटर और सॉलिड वेस्ट में क्या फर्क होता है? वेस्ट वाटर एंड सॉलिड सॉइल वाटर, एनीवन? सर जो सीट से पानी जाता है ना, तो वो अलग होता है, जो साबुन वाला पानी अलग होता है। सर दोनों जाके मैन जो साबुन वाला पानी है वो जीटी के थ्रू मिलता है मैन होल के अंदर के, और जो मेन वेस्ट होता है सॉलिड वेस्ट है वो डायरेक्ट मैन होल को। जो आपका सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट आपका WC से होता है या यूरेनल से होता है? ठीक है, यूरेनल और WC के जो कनेक्शन होते हैं वो जाकर जुड़ते हैं हमारे इंस्पेक्शन चैम्बर में, मैन होल में डायरेक्ट। ठीक है, सेप्टिक टैंक में डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं उसे। अगर आपका लेंथ ज़्यादा हो रहा है, 20 मीटर से ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर सेप्टिक टैंक में कनेक्शन कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपका स्पेस ज़्यादा है, उस कंडीशन में आपको इंस्पेक्शन चैम्बर बीच बीच में आपको पार्ट बनाने होते हैं, जहाँ पर क्या होता है आपका क्लीनिंग के लिए भी आउटलेट वो बन जाता है, सॉलिड वेस्ट के लिए। सेम ऐसे ही अगर आपका सिंक का वाटर है, वॉश बेसिन का वाटर है, किचन का वाटर है, मॉइस्चर पाइप है, रेन वाटर का पाइप है, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक नहीं है तो वहाँ पे आप उसका कनेक्शन कर सकते हैं।
देन आपका जो बाथ का वाटर होता है, बाथरूम्स का वाटर होता है, वो भी आपका वेस्ट वाटर में जाता है। तो वेस्ट वाटर आपका जीटी के थ्रू जाता है। जो गली ट्रैप आप घरों में जाली लगा के आप पैक कर देते हैं उसे, वो जाली आप क्लीनिंग के लिए हटा भी देते हैं। 1 फीट बाय 1 फीट का चैम्बर भी बन जाता है। आपको 2 फीट का बनाना है, 2 फीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बेसिकली हम 1.5 फीट से डाउन ही रखते हैं जीटी के लिए। इंस्पेक्शन चैम्बर 1.5 फीट का रहता है, तो ये आप कर सकते हैं। अब उसी चीज़ को यहाँ समझाया गया है कि ये हमारे पाइप्स हैं। एफटी क्या होता है? फ्लोर ट्रैप। एफडी क्या होता है? फ्लोर ड्रेन। एफटी के अंदर हमारा होता है, हम शो करते हैं एफटी। फ्लोर ट्रैप क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा कनेक्शन आए, जो क्लीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। एफडी होता है फ्लोर ड्रेन, जो फिक्स होता है। और फ्लोर ड्रेन है, जो पानी आएगा वो फ्लोर ड्रेन के थ्रू आपका वेस्ट वाटर पाइप में चला जाएगा। और वेस्ट वाटर पाइप का मिनिमम जो मेन सप्लाई होता है वो 110 mm 100 mm होना चाहिए। और जो आपका सेप्टिक टैंक से यानी कि सॉलिड वेस्ट से जो कनेक्शन होता है वो मिनिमम 100 mm होना चाहिए, उससे कम हम नहीं कर सकते। ठीक है। वेस्ट वाटर का ऐसा होता है, अगर सिंगल यूज टॉयलेट है तो आप मेन लाइन तक ले जाने के लिए 2 इंच पाइप यानी कि 50 mm की पाइप का यूज कर सकते हैं। बट सॉलिड वेस्ट में कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, सेम पाइप साइज का पाइप आपका रन करता है। ठीक है। देन आप प्रोजेक्शन निकालते हैं तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी में होनी चाहिए। अगर आप किसी सिटी में हैं, कोई भी आप हुड्डा सेक्टर्स में हैं, रजिस्टर्ड कॉलोनीज में, तो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर भी हमने मेंशन किया। देन यहाँ पर भी हमने रास्ता दिखाया, अदर प्रॉपर्टी दिखाया। ठीक है। यहाँ पर आपको एरिया दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एरिया पूरी टेबल के अंदर दिखाएंगे। तो टेबल के अंदर अभी चलने वाले हम। टेबल क्या है? इसी प्लॉट का कंप्लीट एरिया कितना आ रहा है? 341.76 स्क्वायर मीटर, जो आपका एरिया साइट पर आ रहा था यहाँ पर। अब इसके अंदर कंप्लीट हमने नहीं किया क्या? कंस्ट्रक्शन कितने पार्ट पे हुआ है यहाँ पे? ऑन ग्राउंड फ्लोर 152 स्क्वायर मीटर। ठीक है। यार्ड में आप कन्वर्ट करें तो यहाँ से आपका यार्ड में आ जाएगा। यार्ड से स्क्वायर फिट करना है, 9 से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाता है। मुमटी का एरिया कितना है? यहाँ पे हमारा 14 स्क्वायर मीटर है। अब ये एरियाज आपके मुमटी के हर एक का एरिया होता है, इन्हीं के अकॉर्डिंग टेक्स्ट डिफाइन करता है। परमिसेबल एफआर हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं वर्किंग। देन उसके बाद फ्रंट कितना छोड़ा हमने, रेयर कितना छोड़ा हमने, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपको समझ आएगी। तो यहाँ पर आपने पूरी प्लानिंग कर दी। देन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर ये नहीं है तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। अब ये तो प्लानिंग था ओनली। जो आप सेक्शन कट कर रहे हैं, आपकी बिल्डिंग जो है उसका एक टिपिकल सेक्शन हमें बनाना होता है कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर कितना हाइट है, एलिवेशन से वो देखते हैं। और इन हाइट की हेल्प से ही टेक्स्ट डिफाइन होता है। आप देखते हैं जो भी आपकी मेट्रो सिटीज़ है उसके अंदर हाई राइज 20 फ्लोर 30 फ्लोर 40 फ्लोर की बिल्डिंग्स होती है। बट आप देखते हैं आपकी सिटीज़ में, स्मॉल सिटीज़ में 3 फ्लोर भी नहीं बना पा रहे हैं आप। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आ जाता है उसमें भी। तो अगर आप टैक्स पे करके प्रॉपर बनाते हैं और जिस सिटी में जितना पास है, जितना अप्रूव्ड है, उतना ही आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं आप मनमर्जी से कुछ भी बनाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिटी के ऊपर। ठीक है। अप्रूवल फीस अगर आप भरते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है कि आप 5 फ्लोर बना सकते हैं, तो उस सिटी में आप 5 फ्लोर बना पाएंगे, आपकी सिटी में भी, अगर आप पे करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स एंड देन कंस्ट्रक्शन टैक्स आप प्रॉपर पे करेंगे। यहाँ पर हमारा बॉर्डर सोलिंग आ रहा है, पीसीसी, फ्लोर फिनिश, ये सब हमारा आता है। ट्रेड, राइजर, स्टेयरकेस, ये सभी को पता होगा क्या होता है ट्रेड, राइजर। अगर स्टेयरकेस कैलकुलेशन आपको नहीं आता है तो आपको वो करना पड़ेगा, इजी है बिल्कुल। पैरापेट क्या होता है? ये छोटी छोटी चीज़ें बट इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं ये। जो भी फ्रेशर है उनको नहीं पता कि आपका ब्रिक टाइल ओवर क्या होता है, मड पस्का क्या होता है, आपका आरसीसी स्लैब क्या होता है और पीसीसी क्या होता है। आरसीसी और पीसीसी में फर्क क्या होता है, कोई बताएगा एक लाइन में? पीसीसी में सरिया नहीं होता सर। फुल फॉर्म क्या होती है आरसीसी की? Reinforced cement concrete. एंड पीसीसी की? Plain cement concrete. बस सिंपल है। अगर रेनफोर्समेंट आ रहा है, रीबारिंग अगर आ रही है, तो वो आरसीसी है, वो ड्यूरेबल रहेगा। बट पीसीसी जो होता है, आप देखते हैं नॉर्मली आप ग्राउंड फ्लोर पे पीसीसी डाल देते हैं। ग्रे स्लैब भी एक तरह से पीसीसी होता है अगर उसमें आरसीसी नहीं प्रोवाइड किया उस कंडीशन में। तो ये हम कर सकते हैं इजी वे में। अब ये जो हाइट आपने डिफाइन की ना, ये जो हाइट है इससे ही टैक्स डिफाइन होता है। आप यहाँ पे जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल आपका 00 प्लस माइनस 00 हमें मेंशन करना होता है। अप डाउन हम करते हैं। ड्राइव वे, देन ग्राउंड फ्लोर आपका 0.6 यानी कि ऑलमोस्ट 2 फीट के ऊपर हमारा ग्राउंड फ्लोर फिनिश आ रहा है, जहाँ से आपका फ्लोरिंग स्टार्ट है। पार्किंग लेवल आपने ये दिया।
देन उसके बाद फर्स्ट फ्लोर की हाइट क्या है आपकी 4.23 मीटर, ऑलमोस्ट 12 फीट है आपका। देन पैरापेट उससे आपका 900 mm ऊपर आ रहा है, यानी कि 3 फीट ऊपर पैरापेट है। मुमटी का लेवल सेम अकॉर्डिंग, अगर ये 2 फ्लोर होता, मुमटी तीसरे फ्लोर पे आता, तो ये यहाँ पे हम करते ग्राउंड फ्लोर के बजाय फर्स्ट फ्लोर। देन टेरेस, इस तरीके से आपका चलता जाता, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये हमारा होता है। और जितने भी हाई राइज आप बिल्डिंग देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, जितने भी हाई राइज आप बिल्डिंग देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, टिपिकल फ्लोर प्लानिंग होती है। टिपिकल फ्लोर प्लानिंग का मतलब क्या है, जो ग्राउंड फ्लोर पे आपका अगर स्टिल्ट पार्किंग है तो फर्स्ट फ्लोर पे आपकी पूरी प्लानिंग हो गई, देन सेकंड पे भी सेम प्लान रहेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब पे सेम प्लानिंग रहती है, क्योंकि वहां पर जो कॉलम है वो एक ही साइज चलते हैं। आप बेसिक एल्यूमिनियम पार्टीशन, वुडन पार्टीशन कर सकते हैं, बट एज पर लोड के एस्पेक्ट को देखते हुए हम सेम ही रखते हैं, उसे टिपिकल फ्लोर प्लानिंग बोलते हैं जो हाई राइज बिल्डिंग में होती है। देन उसके बाद आपको एलिवेशन, टिपिकल एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है कि आपका हाइट क्या है, डोर विंडोज के लिंटल लेवल क्या है, सिल लेवल क्या है, प्लस माइनस आपने कितना रखा हुआ है, तो ये आपको बेसिक डिफाइन करना होता है। इसके अंदर कुछ टफ नहीं है, आपको सिर्फ लाइनें लेनी है। किसी का भी एलिवेशन अगर आपको बनाना है तो यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारी अवेलेबल है, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है एलिवेशन। जैसे साइट प्लान हमने देखा, इसी तरीके से हम कंप्लीट एक प्लान भी देखेंगे अभी इसी वीडियो के, आप एंड तक देखेंगे। हम कॉलम लेआउट भी समझेंगे कि कैसे कॉलम लेआउट करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे टेक्स्ट लगाते हैं, कैसे कंपोनेंट प्लेस करते हैं, हर एक चीज़ को आगे समझने वाले हैं। देन इसके बाद आता है हमारा टॉप फ्लोर, जो हमारा होता है टेरेस, ओपन टेरेस या रूफ हम बोल सकते हैं, जहां पर होता है हमारे पास RWO, RWP। ये जो पॉइंट है आप इसे RWO भी बोल सकते हैं, जो कि होता है आपका रेन वाटर आउटलेट। आप देखते हैं, आप रूफ के ऊपर एक जाली लगा देते हैं, या फिर आप इस तरीके से 1 फीट 300 बाई 300 का खुर्रा बना देते हैं, या 450 बाई 450 का खुर्रा, जहां पर स्लोप आपको ज़्यादा दिखता है। जो भी पानी आएगा, जो भी रेन वाटर आएगा, वो इस खुर्रा पे आएगा, देन इसके थ्रू रेन वाटर पाइप के आउटलेट के थ्रू रेन वाटर पाइप से नीचे चला जाएगा। देन जो टेरेस होता है, इसके ऊपर आपका पैरापेट आता है, जो ब्रिक वॉल से हम कवरिंग बनाते हैं, रेलिंग ना लगाकर जो ब्रिक वॉल बनाते हैं वो पैरापेट कहलाती है। ठीक है, अगर हम रेलिंग लगा रहे हैं तो उसे हम रेलिंग मेंशन कर सकते हैं, उसकी हाइट मेंशन कर सकते हैं, जो कि हम प्लान में करते हैं। देन टेरेस का कंप्लीट आपको लेवल लिखना होता है कि TOC, टॉप ऑफ कंक्रीट कितना आ रहा है आपका। अगर आप टेरेस के ऊपर फिनिशिंग भी डाल रहे हैं, जो टॉप ऑफ कंक्रीट होता है वो होता है आपका लेंटर, यानी कि स्लैब का लेवल। अगर हम सेक्शन में बात करें, मैं आपको एक डिटेल दिखाता हूं, अगर हम सेक्शन में बात करें, यहां पर देखिए 2 लेवल है, सेकंड फ्लोर TOC एंड देन सेकंड फ्लोर FFL। इसके बीच में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखिए फीट इंचेस में, ये लाइव प्रोजेक्ट है हमारी ट्रेनिंग का, 2 इंच का जो गैप आ रहा है वो होता है फ्लोर फिनिश का गैप, और जो TOC, टॉप ऑफ जो कंक्रीट होता है, वो होता है आपका RCC स्लैब। RCC स्लैब कभी भी जब आप लेंटर डालते तो वहीं पर आप कभी भी बेड नहीं डाल देते, कहीं भी हम डोर नहीं लगा देते, उससे ऊपर आपका ग्रेनाइट भी आता है, टाइल्स भी आती है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी होती है, वो आता है फ्लोर फिनिश के अंदर। अब ग्रेनाइट का साइज 19 mm आता है, 16, 12 भी आता है। अब कोई पूछे बाकी का क्या करेंगे, तो उसके अंदर मोर्टार भी तो आएगा ना, बाकी एडेसिव भी तो आएंगे जिसपे वो होल्ड रहेगा। तो ऑलमोस्ट हम एज पर स्टैंडर्ड 50 mm का फ्लोर फिनिश लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लाइव प्रोजेक्ट का है। इसी तरीके से आपका TOC, FFL होता है फिनिश फ्लोर लेवल, जहां पर टोटल फिनिशिंग के बाद जो फ्लोर का लेवल आ रहा है 2 इंच ऊपर हो गया। सेम ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आ रहा है, तो ये इजिली आप कर सकते हैं। देन हम फिर से जाते हैं सबमिशन ड्राइंग में। ये आपका टेरेस प्लान है, बैक में भी आपका रेलिंग आ रहा है, जितना भी एलिवेशन आप देंगे हाइट में आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका मुमटी है, तो हमने यहाँ से स्टेयरकेस को डाउन दिखा दिया कि इस तरीके से डाउन जा रहा है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट टास्क आता है हमारा की प्लान। ये दोनों चीज़ों को फर्क समझना है। ये साइट प्लान था जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज दिखाई थी हर पर्सन की, जो भी आपके आसपास आ रही है। साइट प्लान ये है आपका की प्लान, कि आप अपनी साइट पे किस तरीके से पहुंच सकते हैं, कहां से उसके वे है। की प्लान डिफाइन करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहां पर अवेलेबल है। तो यहां से देखिए, जैसे हमारा रोड आ रहा है, एक रोड है, ये रेलवे फाटक रोड है, यहाँ से रोड हमने बनाया, ये यादव सभा है, रास्ता यानी कि रोड भी आप बोल सकते हैं, देन रास्ता। देन यहाँ पर हमारा वही चीज़ आ गया प्रॉपर्टीज, तो ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर प्लॉट ऑफ एप्लीकेंट आपका आ जाएगा इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप ये डिफाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आता है D1D, W1, W, V। तो ये है हमारा डोर D1, W,
W1 ये विंडोज, ये वेंटिलेटर। कितने नंबर ऑफ डोर आ रहे हैं आपके हाउस में जो D1 है? देन D1 3 आ रहे हैं हमारे पास। W हमारे पास जो विंडो टाइप 1 है वो 6 आ रहे हैं। इसे बोलते हैं डोर विंडो शेड्यूल, नॉट डिटेल, ओनली डोर विंडो शेड्यूल। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो D कितने हैं? 1 2 3 D है। देन D1 कितने हैं? 1 2 3 D1 है और आपके 10 D है। 1 2 3 4। यस, कोई क्वेरी है किसी की? सोएब अली, यस बताइए। हेलो सोएब, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर यहाँ पे ना यूएसए में 2 रेन वाटर पाइप लगाते हैं, एक 2 इंच ऊपर लगाते हैं, एक नीचे लगाते हैं सर। जैसे टेरेस का पानी बढ़ता है तो दोनों रेन वाटर पाइप में जाता है, और अगर फ्लो कम होता है तो एक ही रेन वाटर पाइप यूज करता है। अगर आप प्रॉपर लिमिट के अकॉर्डिंग 100 स्क्वायर फीट में एक पाइप 100 स्क्वायर मीटर में एक पाइप देंगे तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप पाइप कम दे रहे हैं, उसका साइज कम है, तब आपको ऊपर भी लगाने की जरूरत है, क्योंकि पानी इतना कम नहीं सर, यहाँ पे ये नॉर्म्स है, आपने 2 रेन वाटर पाइप ही लगाने हैं सर। नॉर्म्स है, नॉर्म्स का तो कुछ नहीं कर सकते, जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं। जी सर। बट अगर आप 100 स्क्वायर मीटर में काम कर रहे हैं तो सर आपको जी। एक पाइप से काम चल जाता है। अगर स्लोप डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे थिकनेस कम है आपकी प्लॉट की, 15 फीट का ही है और लंबाई बढ़ रही है, तब आप 2 प्लॉट दे सकते हैं, 2 रेन वाटर आउटलेट दे सकते हैं। यस सर एक बात पूछना था, जो शाफ्ट या फिर वेंटिलेटर्स हम लोग दिखाते हैं तो उसके हिसाब से जो नॉर्म्स होता है ना, मान लीजिए कि जो कैलकाटा में एक नॉर्म्स है कि 3x3 उसका मिनिमम साइज होना चाहिए, तो इन दैट केस अगर हम लोग उससे छोटा बनाते हैं तो क्या वो एप्लीकेबल हो सकता है? मतलब मान लीजिए कि नॉर्मल वेले में एफएआर में कट आउट जाएगा, ओके। देखिए दो चीजें, बट अगर उससे दो छोटा चीजें हैं, आप जो पूछ रहे हो वो सही है। 2 चीजें डिपेंड करती है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आप पास करवा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, अपने 99% लोगों को देखा होगा, पास करवाने के लिए जो नॉर्म्स है ना 3x3 का, वो आप रखिए, कोई इश्यू नहीं है। बट जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वर्किंग प्लान आप अलग से बनवाते हैं, और ये 99% लोग करते हैं। देखा होगा आपने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ अलग पास हुआ, आपका सैंक्शन हो गया, और आप कंस्ट्रक्शन किसी और प्लान के थ्रू कर रहे हैं, तो ये चीज होती है। अब शाफ्ट को आप अगर एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं तो आपको शाफ्ट बड़ी भी देनी पड़ेगी, और अगर आप चाहते हैं कि स्पेस कम है तो आप क्या करते हैं, 1x1 का जो 1 फीट बाई यानी कि 300x300 का एग्जॉस्ट लगा देते हैं दोनों तरफ, और साथ में एग्जॉस्ट आ जाता है। वेंटिलेटर 1 फीट का बना देते हैं, और 2 फीट का आपका शाफ्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल अनएक्सेसिबल रहेगा, तो वो भी आप बना सकते हैं। बट अगर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो आपको अगर 3 फीट रिक्वायर्ड है तो वहां पे आपको 3 फीट ही दिखाना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, जो ओके सर, एक फाइल बात आप पूछना सैंक्शन था, के लिए भेजेंगे। जी जो फाइल में अगर हम लोग वेंटिलेटर को अकॉर्डिंग टू साइज, हम लोग को एफआर में एक एडवांटेज मिलता है ना सर? नहीं, एडवांटेज तो मिलेगा बिल्कुल, बट कंस्ट्रक्शन आपको जो मैंने बताया 99% जो है आपका किस पे होता है, आप बताइए। प्लान अगर दोबारा नहीं बनाना पड़ता क्या हमें? बिल्कुल बिल्कुल, वो बात तो सही है। तो वही चीज है बस, उस पे सबको स्पेस चाहिए। आप देखते हैं 1 गज के लिए बहुत कुछ हो जाता है, 1 यार्ड के लिए, तो स्पेस कोई वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर शाफ्ट को एक्सेसिबल बनाना है, आप मान लीजिए शाफ्ट को एज ए स्टोर भी यूज करना चाहते हैं, तब आप उसमें स्पेस देते हैं, तो इतना नहीं सोचा जाता। ठीक है, देन यहां पर हमने सारी ड्राइंगें देखी, की प्लान इस तरीके से, डोर विंडो एरियाज आपको करना होता है। आपका जर्नल नोट आता है जिसके अंदर होता है ऑल ड्राइंग्स आर इन मैट्रिक्स यानी कि मीटर्स, डू नॉट स्केल दिस ड्राइंग, क्योंकि इसको स्केल करके हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जो आपके डायमेंशन, रिटर्न डायमेंशन ऑलवेज फॉलोड, ये सब कंडीशंस होती है। प्लॉट एरिया, कहाँ आपका हाउस है, किस एरिया में है, लोकेशन क्या है, वो सब हमें मेंशन करना होता है। तो ये टाइटल ब्लॉक, शीट्स वगैरह सब आपको इजी वे में आ जाएगी। ये हमारा था आर्किटेक्चर, जिसके ऊपर आर्किटेक्ट की अथॉरिटी का साइन होता है। देन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये पास होती है अप्रूव करने के लिए। देन उसके बाद बात आती है मेन पार्ट की, जो कि हिडन पार्ट होता है ऑलवेज। कौन सा होता है हिडन पार्ट आपके हाउस में या किसी भी बिल्डिंग में? वो होता है आपका स्ट्रक्चरल पार्ट। यस, फाउंडेशन, यस, स्लैब, वो होता है आपका हिडन पार्ट। किसी भी बिल्डिंग में देख लीजिए आप, हाई राइज बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर, या कोई आप देखते हैं पैम्पलेट भी है आपका, साइड स्क्रीन भी है, तो सब में स्ट्रक्चर
डिफाइन करना होता है, उसी से आपका हाउस या कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा, क्योंकि वहां पर आपका सेस्मिक कैलकुलेशन होता है, विंड कैलकुलेशन होता है, आपका डेड लोड, लाइव लोड, सब कुछ आपका स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, ना कि आर्किटेक्चर के ऊपर, कि आपके यहाँ पर कितनी ब्रिक आएगी, ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल है या किस तरीके की है, उसके अकॉर्डिंग भी नॉर्म्स चेंज होते हैं। ऐसा नहीं आप रेजिडेंशियल वाले ही रूल कमर्शियल में अप्लाई करें, तो ये भी नहीं करना है कभी भी। तो जिस भी स्टेट में आप हैं वहाँ से आप फाइल निकलवाइए, उसके रेफरेंस से आपको बनाना सब कुछ लाइनों से ही है, सिंपल वे में। तो ये आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। मेन प्लान कंस्ट्रक्शन के साथ, प्लॉट का कंप्लीट साइज, यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाना होता है, एलिवेशन दिखाना होता है, यहाँ पे टेरेस प्लान, देन की प्लान। जरूरी नहीं आप एक ही फ्लोर का दिखाएं, अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 2 फ्लोर प्लस मुमटी पास करवाना चाहते हैं तो उसी का सेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप एक पास करवाएंगे, उसका ही पे करेंगे, उसी की फीस सबमिट करेंगे, देन 2 बना देंगे। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया, या तो आप टैक्स भरे उसका या फिर वो डेमोलिश करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट एवरीवन? यस सर। ओके, चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। देन हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड है। जो प्लान आपने बनाया ना, जो कॉलम आपके दिख रहे हैं, इन्हीं का आपका कॉलम लेआउट के साथ साथ फाउंडेशन लेआउट, तो ये आपको सेपरेट देने की जरूरत नहीं है, जो हम वर्किंग ड्राइंग्स में देते हैं। इसका कॉलम लेआउट मैं आज आपको समझाऊंगा प्लानिंग के बाद। तो यहाँ पर आपको अलग से प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ABCD 1 2 3 4 5, ये होते हैं आपके ग्रिड्स। ग्रिड की हेल्प से आप अलाइनमेंट लेते हैं अपर फ्लोर्स का। तो जो कॉलम आ रहे हैं आपके C1 मैंने लिया तो कॉलम 1 है, कहीं ना कहीं आपको C2 भी मिलेगा किसी कंस्ट्रक्शन फाइल में, किसी में C3 भी मिलेगा, C4 भी। तो वो कॉलम के टाइप है। C1 C2 C3 क्यों होते हैं? या तो उसके अंदर रिबारिंग चेंज है जो टेबल में हम शो करेंगे, या फिर उसके अंदर आपका साइज चेंज है कॉलम का, इस वजह से वो हमें शो करना होता है। ऐसे ही सेम फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, फाउंडेशन 3 भी आप मेंशन करते हैं। काफी बार होता है आपका, ये देखिए आपका फाउंडेशन इस तरीके से आ रहा है, तो ये फाउंडेशन 1 है, बाकी यहाँ पर देखिए फाउंडेशन 1 है, देन बाकी फाउंडेशन 2 है। क्योंकि ये अदर प्रॉपर्टी के कॉर्नर पे आ रहा है तो सेंट्रिक फुटिंग हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट होता है वो होता है एक तरह से फर्मा। जो हम पेडेस्टल बनाते हैं, एक तो फर्मा हमारा जो आएगा, जो हमारा फर्मा आएगा वो सेट प्रॉपर हो जाए इस पे, और ये थोड़ी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये स्लोप्ड में है, टैपर्ड है, तो ये हमें प्रोवाइड करता है। हर जगह आप देखेंगे फर्मे के लिए, बेसिक टेक्निकली हम बात करें तो ये फर्मे के लिए ही होता है, ताकि जो फर्मे का लिक्विड है, सीमेंट सैंड का जो मिक्सचर है, क्योंकि कंक्रीट तो रुक जाएगा, सीमेंट सैंड बह के नीचे आ जाएगा फ्लो करके, तो उसके लिए हम ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से ये यूज करते हैं। देन उसके बाद हम ग्रिड्स टू ग्रिड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि 1 से 2 क्या है, 2 से 3, और ये ग्रिड आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप इसमें 5 फ्लोर बनाइए। कहीं पे अगर आप कॉलम ऐड करते हैं, स्टब्ड कॉलम लगाते हैं या कुछ साइज कम करते हैं, तो उस कंडीशन में आप अगर 4 के बाद कोई स्टब्ड कॉलम आ रहा है जैसे ऊपर जाके, तो वहां पे आप 4' या 4A ग्रिड नया बना सकते हैं, बट इसकी लोकेशन सेम ही रहेगी। देन इसी के बाद आपको टिपिकल फाउंडेशन लेआउट देना पड़ता है, जो मैसनरी वॉल में आप डिफाइन करते हैं। पीछे आपका लेन कॉन्क्रीट का PCC आ गया। देन उसके बाद आपके ब्रिक में ही पेडेस्टल है, 2.5 फीट, 2 फीट, 1.5 फीट, ऊपर जाके आपका 1 फीट। देन उसके बाद जो आपका कंस्ट्रक्शन का मेन होता है, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर DPC के बाद 9 इंच का बॉल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 1/6 का आप मसाला लगा सकते हैं, मोर्टार लगा सकते हैं वहाँ पे। तो ये सिंपल है, कहाँ पे आप स्टोन प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे आप सर इसका कोई फार्मूला है? किसका सर इसका कोई फार्मूला या स्टेप होगा सर? नहीं, फॉर्मूला नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी लोड कैलकुलेशन के बाद कि आपको डेप्थ कितना रखना है आपके फ्लोर के लिए। अब यहाँ पे है NGL, नेचुरल ग्राउंड लेवल, ये आपका है ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे फिनिश स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये NGL, नेचुरल ग्राउंड लेवल जो था, इस लेवल से आपने इक्वल किया। उसके बाद आप देखते हैं पेडेस्टल, आप 1.25 फीट का जो आसार बोलते हैं, 1.5 फीट का आसार बोलते हैं देसी भाषा में, वो है। देन 1 फीट के बाद हम DPC प्रोवाइड कर देते हैं। देन 4.5 का आ रहा है तो 4.5, 9 इंच आ रहा है तो 9 इंच, दोनों सेम ही फाउंडेशन है। एक 4.5 के लिए मेंशन किया हुआ है, एक 9 इंच के लिए। ठीक है, एलिवेशन डेप्थ आप डिफाइन करते हैं। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो इसकी जो 4 फीट की डेप्थ है वो 5 भी होगी, 6 भी होगी। ऐसा नहीं आप 4 ही बना देंगे 4 फ्लोर के लिए भी। क्लियर? देन ग्रेड होता है आपका M20, M25, FE 500,
इस तरीके से आपके जो आपका कंक्रीट होता है ग्रेड ऑफ फॉर कंक्रीट, देन स्टील फॉर Fe जो आपका रीबार डल देगा उसकी स्ट्रेंथ होती है ये हमारे पास। देन आप स्लैब के अंदर स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 इस तरीके से स्लैब प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी रीबार कैसे आएगा, सेकेंडरी रीबार कैसे आएगा, अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ अवेलेबल है। इस तरीके से सिंपली आपको शो करना होता है कि आप 1 फीट के गैप पे 12 इंचेस के गैप पे यानी 300 mm के गैप पे आप 12 mm का सरिया एक्स्ट्रा दे सकते हैं, और बाकी जो है प्राइमरी वो 10-10 mm का सरिया जो चलेगा वो 7 इंच के गैप के बाद हर जगह आएगा। अगर कहीं पे स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा चाहिए, जैसे हॉल आपका काफ़ी लेंथी हो गया और वहाँ पर फ्यूचर में आपको वॉल भी लेना पड़ सकता है, लोड के अकॉर्डिंग आप पहले से लेते हैं, तो जो गैप है वो 6 इंच तक भी आप कर सकते हैं। जो रिबार टू रिबार सेंटर टू सेंटर आएगा 6 इंच हम रखेंगे। तो प्राइमरी होता है जो आपका नीचे प्रॉपर पूरा जाल बिछेगा, देन कहीं पे स्ट्रेंथ के लिए आपको प्रोवाइड करना पड़े तो आप सेकेंडरी रीबार प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। सेम इलेक्ट्रिकल लेआउट, ये हमारे वर्किंग प्लान्स हैं। आपका मॉइस्चर के लिए इलेक्ट्रिकल वॉल लेआउट आपको दिखाना है कि वॉल के स्विचेस कहाँ पे आएंगे, इस तरीके से पावर प्लग आपको शो करना है। तो ये वर्किंग प्लान है। एक दिन में आप कुछ नहीं सीख सकते, बट आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। देन आपको कंप्लीट बीम सेक्शन, कॉलम सेक्शन आपको दिखाना है कि आपकी ये स्लैब चलेगी, यहाँ पर आपका बीम आएगा। यहाँ पे आपका शो किया हुआ है 8 mm रिंग रहेगा 6-6 इंच के गैप पे। जो रिंग दिखाया हुआ है ये लैप होते हैं, 3 भाग में आपके लैप बट जाते हैं एक तरह से, ठीक है। लैप के अकॉर्डिंग आपका रिबारिंग होता है कि एक जगह रिबार जो है जहां पर लोड ज़्यादा आ रहा है वहां पे हम 4 इंच का रिंग के साथ सेंटर टू सेंटर रखते हैं। जैसे 8 mm का रिंग रहेगा, 4 इंच सेंटर टू सेंटर फर्स्ट लैप में रहेगा, ठीक है। 50 टाइम्स ऑफ डाया इस तरीके से हम लैप जॉइंट देते हैं। ये जो आप जॉइंट देख रहे हैं SP34 आप रीड कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज चाहिए। SP30 रीड करने के बाद ही ये नॉलेज आएगी, और जिस इंडस्ट्री में आप जाएंगे उसी में आपकी नॉलेज बूम होती जाएगी, बूस्ट होगी। ऐसा नहीं है आप हर जगह काम कर सकते हैं। ये जो आप कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बना रहे हैं आप इजीली बना सकते हैं हर जगह, बट उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये बन रहा है। ये फाउंडेशन सर ये लेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? किसकी? सर ये लेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? फर्ज करे डाया है कोई 6 सूत्र की है तो इसको कितना हम लेप देंगे? लैप जो 8 सूत्र है या 10 सूत्र है? तो हाइट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, हाइट के अकॉर्डिंग और लोड के अकॉर्डिंग। सेंटर में जो लैप होता है उसकी रिंग का साइज ज़्यादा हम रख सकते हैं, बट टॉप जैसे स्लैब के बिल्कुल नीचे आ रहा है एंड देन फाउंडेशन से बिल्कुल ऊपर, बॉटम और टॉप जो है वहाँ पर जो है हमारा रिंग बिल्कुल क्लोज हम रखते हैं। सेंटर के अंदर हम नॉर्मल रखते हैं क्योंकि सेंटर का काम है लोड नीचे पहुँचाना, ऊपर का काम है पूरा लोड लेना स्लैब का। जो इसके ऊपर वॉल आएगी वो सब भी आप नीचे लोड लेकर जाती है, तो हम जितना भी क्लोज आएगा ऊपर नीचे ज़्यादा रखते हैं, मतलब डिस्टेंस बिल्कुल क्लोज रखेंगे, यानी कि स्ट्रेंथ ज़्यादा रखेंगे, रिंग ज़्यादा रखेंगे, बीच में हम कम कर सकते हैं लैप के पास। तो 3 लैप में ऑलमोस्ट हम इसे डिवाइड करते हैं। अगर 10 फीट का हाइट है तो हम 4-4 फीट का रखते हैं, 2.5 फीट का ऊपर नीचे रख सकते हैं, और बाकी जो बच गया वो बीच में आप रख सकते हैं। अगर नॉर्मल बिल्डिंग आप बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो सब में स्टैड प्रो ई टैब्स पर लोड कैलकुलेशन के बाद ये हमें पता चलता है कि कितने का रीबार रखना है, कितना रिंग का गैप रखना है, कितने के बाद लैप रखना है। तो ये हर एक चीज सर मोस्ट ऑफ जब लैप होता है 45D का सर, 45D 50D तक हम रखते हैं ये, ठीक है। डाया का जो टाइम है आपका, जैसे आप 16 mm का डाया यूज कर रहे हैं तो उसका 50 टाइम्स हम इस तरीके से रख सकते हैं। इस चीज को हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। SP34 आप कोड डाउनलोड कर लीजिए। SP34 स्ट्रक्चर के लिए होता है। BIS स्टैंडर्ड्स आप डाउनलोड कर लीजिए, उन्हें रीड कीजिए, उस तरीके से आपका ये हो पाएगा। और जैसे ही आप 2-4 प्लान बनाते हैं ना, पूरा एग्जीक्यूशन करवाते हैं, आपने इलेक्ट्रिकल भी किया, स्ट्रक्चर भी, फॉल सीलिंग, प्लम्बिंग सब किया, तो 2 साइट करने के बाद आपको खुद से आइडिया हो जाएगा कि इसी तरह की अगर साइट है तो हम कॉलम साइज क्या रखेंगे। तो उसमें आपको सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टैंप चाहिए। देन आपका सेक्शन। सर एक बात पूछना था। हेलो यस सर, जब कभी बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है जैसे G+6 G+8, तो उन वाले केस में हम लोग कॉलम का साइज छोटा कर देते हैं ऊपर जाते जाते, तो उसका भी अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा क्या सर? फ्लोर वाइज उस कंडीशन में हम फ्लोर वाइज भी तो डिटेल देंगे ना, ऐसा थोड़ी है हम एक ही टिपिकल डिटेल दे देंगे। अभी इस चीज़ को समझिए, ये जो है मेरा सेक्शन ये टिपिकल है, एक तरह से आपको सबमिशन के लिए भेजना है। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका कॉलम कभी तोड़ के नहीं देखेगा कि आपने 6 इंच का रिंग लगाया, 6 इंच के गैप पे रिंग लगाया या 8 इंच पे लगाया। तो ये सिर्फ फाइल पास करवाने के लिए
जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, जैसे ग्राउंड पे आपने काम किया तो उसकी अलग से स्ट्रक्चर ड्राइंग जाएगी, यही सारी ड्राइंग सिर्फ ग्राउंड के लिए जाएगी। फिर फर्स्ट के लिए जाएगी जिसके अंदर ये पोर्शन नहीं रहेगा। स्लैब भी अलग हो सकता है आपका, क्योंकि उसके ऊपर लोड ज़्यादा है, या फिर आपका जो अपर जाके स्लैब हो रहा है उसका स्ट्रेंथ भी बिल्कुल अलग रहे। आपके जो B1 B2 B3 आ रहे हैं, बीम के साइजेस भी चेंज होंगे। तो अगर आप मल्टी स्टोरी पे काम करें तो हर फ्लोर पे आपका लोड एडजस्ट होता है, वेरी करता है, कभी भी सेम डिटेल नहीं जाएगा। अब टेरेस की अगर हम बात करें, आप ग्राउंड फ्लोर की बात करें, कोई भी 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे अगर बीम का साइज आपने 600 mm रखा, यानी कि 2 फीट डेप्थ में रखा बीम का साइज, तो क्या पॉसिबल है टेरेस पे भी आप 2 ही फीट रखेंगे या कम से कम चल जाएगा आपका? कम करना होगा ना सर। कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये सब लोड कैलकुलेशन के बाद होगा। और आप टेंटेटिव आइडिया लेते हैं तो 2-3 फ्लोर का टेंटेटिव आइडिया आप ले सकते हैं, 300 स्क्वायर यार्ड तक का आप आइडिया ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको कभी कंडीशन बनना नहीं पड़े तो मेरी सलाह ये है कि आप लोड ज़रूर कैलकुलेट करवाएं। थोड़ा पैसा आपको देना पड़ेगा बट लोड ज़रूर कैलकुलेट करवाना चाहिए। आपका विंड लोड, सेस्मिक, डेड लोड सब चेक करवाना चाहिए, ठीक है। 2-3 फ्लोर तक चलता है, रेजिडेंशियल आप नॉर्मली बना रहे हैं चलता है, बस कभी भी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, स्कूल, इंडस्ट्री ये बनाएं तो हमेशा चेक करें। पब्लिक कोई बिल्डिंग बनाएं तो हमेशा स्टैड पे, वैसे तो आपके पास ही नहीं होगी वो, कभी भी फाइल आप पास करवाएंगे तो आपसे स्टैड के एरर्स फाइल भी मांगेंगे वो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जैसे जैसे वर्किंग में आप आगे जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें। तो ये हमारा स्ट्रक्चर का। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आप जो बोले थे स्टार का एरर फाइल मांगेगा, मैंने म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। नहीं नहीं, कॉर्पोरेशन नहीं मांगेगा, बट जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, मान लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पास किया। देखिए 3 तरह के क्लाइंट होते हैं, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, आपके डायरेक्ट आप रेजिडेंशियल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, बट स्कूल की बिल्डिंग का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते ना आप। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है तो बहुत अथॉरिटी इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। अब जहां से आपको उस इंस्टीट्यूट की ड्राइंग पास करवानी है, जैसे आपने आर्किटेक्चर प्लान भेजा, अप्रूव हो गया, स्ट्रक्चर प्लान आपने भेजा, तो हर कॉलम के पास कितना लोड लग रहा है वो सारी फाइलें जाती है, एक्सेल शीट भी जाती है आपकी, और नॉर्मली कॉलम साइज इन सब की शीट और पूरे एरर्स के साथ जाती है, ठीक है। किसी एमएनसी में आप काम करेंगे ईपीसी में तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि कैसे वो कैलकुलेट करके भेजना पड़ता है, फिर वो उसको पूरा रन करते हैं, देन आपका लोड आता है। यस, एक्सेल फाइल क्या होगा? एक्सेल स्टैड प्रो एक सॉफ्टवेयर है लोड कैलकुलेशन के लिए। जब आप लोड लगाते हैं तो उसके ऊपर दिखाता है कि आपके ऊपर इसका कितना लोड है, सेंटर पॉइंट लोड कितना आया, सेस्मिक कितना लगाया, उस कंडीशन तक ये खड़ी है आपकी बिल्डिंग। तो वो एक्सेल फाइल में जनरेट होता है। और मोस्टली जैसे जैसे वर्किंग एक्सपीरियंस आपको हो जाता है तो एक्सेल के अंदर ही आप सिर्फ कॉलम का साइजेस और उसका रीबार डालते हैं, लोड भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऐसे ही पीओक्यूज होते हैं आपका, उन्होंने टेबल बनाई हुई है, आपकी फर्म अगर कोई है उसमें भी टेबल बना रखी है। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आपका एक WC का प्राइस क्या है, एक डोर का प्राइस क्या है, तो टेंटेटिव अगर आपको प्राइस मार्केट से मिल जाए और 10 आपके WC आ रहे हैं तो आपको एक्सेल शीट पे सिर्फ 10 वैल्यू डालनी है और प्राइस डालना है, आपका पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा कि इस बिल्डिंग में कितना खर्चा आएगा। तो ये शीटें बनाई हुई है, हर फर्म, हर MNC सब बना के रखती है, ठीक है। और स्टार्टिंग के ईयर में 1-2 साल में आपको कभी कोई नहीं बोलेगा कि आप लोड कैलकुलेट कीजिए। 1 से 2 साल तक तो आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, आपसे थोड़ा बहुत काम करवाएंगे, बट आपकी फाइल को कभी आगे नहीं शेयर करेंगे जब तक आपसे दोबारा क्रॉस चेक नहीं कर लेते। सर यहाँ पे ना रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर के लिए ना प्रेस्क्राइब्ड ये स्ट्रक्चर करते हैं सर। प्रेस्क्राइब्ड मीन जैसे डॉक्टर पर्ची लिखता है ना, अगर आपका स्पैन इतना है तो ये लकड़ी डाल दो, अगर इतना है तो ये लेंटर डाल दो, अगर इतना है तो ये इसकी फाउंडेशन। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है मीरा जी, आपने तो कंस्ट्रक्शन किया है दिल्ली में, यहाँ पर भी तो ऐसा ही होता है ना। बस वो डॉक्यूमेंट जो होता है आर्किटेक्चर जो आप बेसिक फर्म से करवाते हैं वहां पे नहीं होता, बट MNCs, किसी कंसल्टेंट कंपनी, वहां पे सब ऐसे ही होता है, प्रेस्क्राइब भी करना पड़ता है प्रॉपर डॉक्यूमेंट। जी सर। बस आर्किटेक्चर फर्म में, क्योंकि डायरेक्ट आर्किटेक्चर फर्म का काम क्या होता है, डायरेक्ट क्लाइंट को देना, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को देता है। तो उसमें क्लाइंट को अगर एक्सेल फाइल मिल भी गई तो क्या समझेगा, कुछ क्लियर नहीं होगा उसको, क्योंकि हर फर्म के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर सेम इंजीनियर जिसने बनाई है एक्सेल फाइल वो भी बैठा है, जो रिव्यू करेगा वो भी बैठा है। तो जो जिसको रिव्यू करनी आती है वो बताएगा उसमें एरर। तो सर जैसे छोटा घर होता है 1-2 माले का, तो उस हिसाब से क्या आर्किटेक्ट साइन कर सकते हैं स्ट्रक्चरल लेआउट पे? नहीं, आर्किटेक्चर तो कभी साइन नहीं कर सकता, चाहे आपका एक शॉप का ही हो, 10 बाय 10 की शॉप का।
और सिविल होगा तो हो सकता है ना वो। अगर सिर्फ सिविल है, अगर सिविल की ड्राइंग है, स्ट्रक्चर की ड्राइंग है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर का साइन चलेगा। बट अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पास करवाने जाएंगे तो आपको आर्किटेक्चर का साइन चाहिए, रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो। ओके सर। ठीक है, बड़ी से बड़ी एमएनसी भी है, वहां पर भी आर्किटेक्ट का साइन होना चाहिए। अगर कोई भी ब्रिक वॉल की बिल्डिंग बन रही है या पीबी भी बन रही है, जिसके अंदर आपका पीबी क्या होता है, जो स्टील बिल्डिंग होती है, प्री इंजीनियरिंग जो बिल्डिंग होती है, उसमें भी आपका आर्किटेक्चर इन्वॉल्व हो जाता है बहुत सारी कंडीशन में, क्योंकि आपका 3 मीटर तक ब्रिक वॉल चलता है। देन आपका ग्रे स्लैब आता है, ग्रे स्लैब में आपका एक तो स्ट्रक्चर का काम होता है, देन उसके ऊपर जो फिनिश आती है उसमें फिर आर्किटेक्चर इन्वॉल्व हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और मेरी सलाह है जो भी इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल सबसे है, कम से कम 3 से 6 महीने साइट पे ज़रूर जाइए, आपके सारी समस्या हल हो जाएगी। 6 महीने अगर आप बिताते हैं साइट पे, 2 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद ड्राइंग बनाने में भी आपको समस्या हल हो जाएगी। जो आप ड्राइंग बनाएंगे आपको क्लियर रहेगा कि ये क्या बन रहा है, क्योंकि आपने वो साइट पे देखा हुआ है। जिसने साइट नहीं देखी उसको नहीं पता कि कॉलम के बाद काफ़ी बार ऐसा होता है जो कंक्रीट होता है वो बाहर भी आ जाता है, उसे रफ करना पड़ता है, वहाँ पे प्लास्टर ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको नहीं पता कि प्लास्टर को कम ज़्यादा करना पड़ता है तो आप कहेंगे नहीं ये तो स्टैंडर्ड 15 mm या 18 mm ही होना चाहिए। ऐसे ही होगी ना बात। अगर आपको नहीं पता कि 15 से ज़्यादा भी करना पड़ता है, 20 तक भी हो जाता है, 25 भी हो जाता है, 2 लेयर में भी करना पड़ जाता है प्लास्टर, और किसी किसी कंडीशन में 6 mm ही प्लास्टर आता है, क्योंकि वहाँ पर जो साइट पे जो बना है वो ज़रूरी थोड़ी है पेपर के अकॉर्डिंग एज पर स्टैंडर्ड बनाओ। समझ रहे हो बात को? सर वर्किंग ड्राइंग के भी मतलब वीडियो आएंगे ना आने वाले दिनों पे? वर्किंग ड्राइंग के अवेलेबल भी हैं और आ भी जाएंगे, और 5-5 घंटे की ऑटोकैड के ऊपर पूरे कोर्स की लाइव वीडियोस है, तो उसके अंदर वर्किंग प्लान्स भी है, और वर्किंग प्लान मैं आपको अब शो भी कर दूंगा। तो ये हमारा होता है कंप्लीट सबमिशन प्लान। क्या क्या रिक्वायर्ड होता है दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देन हम प्लानिंग पे चलेंगे, कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे कॉलम लेआउट लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है हमारा साइट लेआउट। ये क्लियर है सभी को कैसे साइट बनता है? सिंपली एक बार सभी माइक ऑन कर लीजिए, यस नो या फिर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। यस 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 देन ओके उसके बाद आपका प्लान होता है जिसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन करते हो। ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा जिस भी स्टेट में आप। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे जाके बालकनी निकाल रहे हैं पूरे पे कंस्ट्रक्शन कर दिया तो फाइल रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप बनाइए इसको। कभी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर फाइल को चेक करने नहीं आता कंस्ट्रक्शन में। अगर आप 1-2 फीट आगे भी बढ़ा के बनाएंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, बट फाइल सेंशन करवाने के लिए आपको प्रॉपर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। वो बाद में क्या करते हैं, अगर नहीं भी तोड़ेंगे तो उसका आपसे चार्जेस लेंगे, फीस पे करनी पड़ेगी आपको। देन उसका सेक्शन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, जितने भी फ्लोर आप बनाएंगे उसका एलिवेशन आपका प्रोवाइड करना पड़ता है, विंडोज डोर के लिंटल्स। देन आपको टेरेस प्लान। देन आपका अगर प्लान आपके 4 फ्लोर के आ रहे हैं तो वहां पर आप टिपिकल फ्लोर प्लान लिख सकते हैं। आपको 4 फ्लोर की प्लानिंग देने की ज़रूरत नहीं है, बट सेक्शन में आप दिखा देंगे वो। देन आपका की प्लान, आपका कंप्लीट एरिया, कंप्लीट आपका डोर विंडो शेड्यूल, ये आपका आता है। देन आपका स्ट्रक्चर का आता है, बेसिक स्ट्रक्चर है ये, इससे कुछ नहीं होगा। इसमें ना रिबारिंग की टेबल है ना ही कुछ और है, सिंपली रिबारिंग दिखाया है। इससे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर आप ये दिखाएंगे डीपीसी में कि हमारे 3 12 के आ रहे हैं, 3 12 के नीचे हैं, 8 mm का रिंग है, 6 mm का गैप आ रहा है, तो ये वर्क आपका हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी उसमें। बट हम पास भी इसी के थ्रू करवाते हैं। तो ये आप इस तरीके से सबमिशन ड्राइंग को शेयर कर सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। कुछ कंडीशन ऐसी होती है ऑनलाइन पास होती है फाइल, कुछ ऐसी ऑफलाइन पास होती है, फाइल में लगा के आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या फिर नगर पालिका नगर निगम में। ठीक है, सेम ऐसे ही जब आप वर्किंग प्लान की बात करें तो वर्किंग प्लान अलग होते हैं बिल्कुल, जहां पर हमने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया कि डोर आपका इस कॉलम से कितनी दूरी पे लग रहा है, डोर से कितनी दूरी पे लग रहा है, तो कैसे भी लगा सकते हैं, फिर मैसन जो है वो गलती कर देगा, मिस्त्री जो गलती कर देगा। तो वर्किंग प्लान में अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट ड्राइंग में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये होता है आपका कंप्लीट वर्किंग प्लान। यहाँ पर आपका हर एक चीज़ मेंशन किया हुआ है कि आपकी वॉल के एज से आपकी विंडो कितनी दूरी पे है, देन विंडो का साइज़ क्या है, विंडो से और आपका दूसरा वॉल का एज जो आ रहा है वो कितना है, देन नेक्स्ट जो विंडो है स्लाइडिंग उसका साइज़ क्या है, कॉलम जो वॉल आ रहा है हमारा जो सॉलिड एरिया आ रहा है वो कितना है, स्लाइडिंग डोर या यूपीवीसी में जो डोर है वो कितना आ रहा है। सेम ऐसे ही आपकी रूम के साइजेस क्या आ रहे हैं। एक तो हम लिखते हैं डायरेक्ट बेडरूम 11 फीट 6 इंचेस बाय 13 फीट, ये हमने लिख दिया।
बट काफ़ी बार ऐसा होता है जो मैसन होता है वो गलती कर देता है, लेंथ को विड्थ मान लेते हैं, विड्थ को लेंथ। तो आप ये वर्किंग प्लान में ये भी देते हैं अगर आपको क्लाइंट पे कर रहा है उस कंडीशन में, अदरवाइज हम लिख के दे देंगे सिर्फ कि आपका ये वर्किंग प्लान है, इस तरीके से रहेगा। आप ये बेडरूम बनाया आपने मास्टर बेडरूम, तो उसका साइज लिख दिया 11/6 बाय 13 फीट बना के दे दिया। आपको ये डायमेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये वर्किंग प्लान है जिसकी हेल्प से कंस्ट्रक्शन होता है, ईजी हो जाता है वर्क करना। क्लाइंट अगर इसके लिए पे कर रहा है तो आपको हमेशा बनाकर देना है। देन उसके बाद आपका डोर विंडो के लिए कि डोर की ओपनिंग कितनी है, विंडो की ओपनिंग कितनी है, ये साइज आपको देने होते हैं, कहाँ पे कितने का विंडो आ रहा है वो सब आप शो कर देंगे, तो ये भी इजी हो जाता है। देन जो डोर विंडो सर वर्किंग प्लान पे कॉलम का साइज एक्यूरेट होना चाहिए क्या? नहीं, सब टेंटेटिव है। कॉलम का साइज स्ट्रक्चर और फाउंडेशन से मेजर किया जाएगा, इससे साइज कभी नहीं देखना। अगर आपकी सारी ड्राइंग पास कर आप दे रहे हैं क्लाइंट को उस कंडीशन में, अगर सिर्फ आप दे ही ये प्लान रहे हैं तो वहां पर इसको भी मार्क कर दीजिए कि आपका एक्यूरेट कर दीजिए कि ये आपका कॉलम का साइज ये है। बट आप देखेंगे इसके अंदर सारी ड्राइंगें दी हुई है तो कॉलम मार्क नहीं किया हुआ, क्योंकि ये पार्टी अलग हो जाता है। ओके सर। देन जो यहाँ पर है हमारे पास, जहाँ पे हमने लिखा 3 फीट 6 इंच का डोर आ रहा है डी, तो ये डी डोर कहाँ पे आ रहा है चेक कीजिए, हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये D1 है जो 2.5 फीट का है। डी कहाँ पे आ रहा है वो हम चेक करेंगे, यहाँ पे ये डी है 3 फीट 6 इंच का, तो यहाँ पर भी उस टेबल में 3 फीट 6 का बनाया हुआ है। सिंगल पैताम है ये। पैताम क्या होता है, एक जाली वायर मैश डोर लगता है, एक सिंगल डोर लगता है। तो जब डबल डोर लगे तो वो डबल पैताम होता है डीपी, सिंगल डोर लगे जिसमें पैनल आए वो आपका सिंगल पैताम होता है। 2 पीस आपके हाउस में लगेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपका एसपी सिंगल 3 पीस लगेंगे आपके। अगर आपका डबल पैताम आ रहा है कहीं पे, ये देखिए डीपी है, यूपीवीसी में है जो फैक्ट्री मेड होता है यूपीवीसी, 1 पीस आएगा आपका। सेम ऐसे ही किचन विंडो, ये होता है आपका सिंगल पैताम जिसके अंदर एक पैनल आएगा और यहाँ पे आके वो रुक जाएगा। ये होता है डबल पैताम, दोनों साइड आपका डोर का पैनल लगेगा। आउटर साइड में आपका वायर मैश लगता है जो आप डोर क्लोजर के साथ लगाते हैं, देन यहाँ पर आपका पैनल के साथ लगता है। तो डबल पैताम फ्रेम एंड सिंगल पैताम, सिंगल पैनल फ्रेम भी बोल सकते हैं, डबल पैनल फ्रेम भी बोल सकते हैं। ये साइजेस हो गए आपके। डी ये लीजेंड होता है बेसिकली। डी अगर कहीं पे आ रहा है वो डोर है, डी डब्ल्यू डोर विंडो है, डी डब्ल्यू डोर विंडो है, एक ही मेंशन कर सकते हैं, आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है। विंडो का मतलब, डब्ल्यू का मतलब विंडो है, वी का वेंटिलेटर, ओ कहीं पे लिखा है तो ओपन है, एफ का मतलब फिक्स है, एसी का मतलब एयर कंडीशनर है, ई एक्स एग्जॉस्ट फैन, एसपी सिंगल पैताम, डीपी डबल पैताम। यहाँ पर अगर ये नहीं लिखा होता, यहाँ पे सिर्फ डीपी लिखा होता तो आप मेंशन कर सकते थे कि डीपी का मतलब हमने यहाँ पे लीजेंड्स के अंदर दिखाया डबल पैताम और सिंगल पैताम। अब इसी के अंदर आपके लिंटल की डिटेल, ये सब वर्किंग प्लान है, इसका आपको पे मिलता है। अगर आप 200 स्क्वायर फीट का भी एक यार्ड का एक प्लॉट बना रहे हैं तो एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख आपकी फीस हो जाती है अगर ये सारी ड्राइंग आप प्रोवाइड करते हैं। आप फ्लोर वाइज डिटेल देते हैं, उसकी सेकंड फ्लोर आ रहा है, सेकंड फ्लोर सेक्शंस तक आप देते हैं, स्टेयरकेस के सेक्शन जो भी आ रहे हैं आपके। आप बीम की टेबल प्रोवाइड करते हैं, ये बीम लेआउट है, FB1, FB2, FB3, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है तो GFB1 ग्राउंड फ्लोर बीम 12, ग्राउंड फ्लोर बीम 4 है तो साइज भी चेंज हो सकता है उसका, डेप्थ भी और रिबारिंग भी, इसलिए नंबर चेंज हो सकता है। सर इसका DWG फाइल हम लोग कहाँ से वो कर सकते हैं? DWG फाइल देखिए बेसिकली ये फाइल कॉन्फिडेंशियल है, ये आपको नहीं मिलेगी, बट कुछ लिंक्स मैं शेयर करवा दूंगा इसी ग्रुप में, सेम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। कुछ फाइलें आपको मिल जाएगी, सैंपल फाइल्स, ठीक है। 1 से 2 दिन के अंदर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। जी ठीक है, तो इसके रेफरेंस लेके आप इसमें सीख सकते हैं। यस सर टेलीग्राम पे अपलोड कर दीजिए। हाँ हो जाएगा। देन इसके सर अगर क्लाइंट वर्किंग ड्राइंग मांगेगा तो इस वक्त किस बेसिक कितना वर्किंग ड्राइंग देना होता है, मतलब देखिए वर्किंग ड्राइंग में मैं इजीली आपको बता देता हूँ। वैसे हमारी ड्राइंग बनाने का टाइम चला जाएगा बट कोई बात नहीं, आपको नॉलेज डिलीवर होनी चाहिए। सबसे पहला आता है आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान, जो बेसिक आपका प्लान जाएगा। उसके अंदर आपने लिखा बेडरूम, ये सब अपने आउटर साइजेस दे दिए, जैसे आपका ये है, मैं एक और शो कर देता हूँ आपको। ये आपने ग्राउंड फ्लोर प्लान दे दिया, इसके अंदर देखिए कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये हमने लिखा और ये हमने दे दिया क्लाइंट को कि इससे रेफरेंस लीजिए और बनाइए, ठीक है, या इससे रेफरेंस लीजिए बनाइए। बट अगर क्लाइंट बोलते हैं मैं पे करूंगा, वर्किंग प्लान और सब कुछ आपको करना है, एग्जीक्यूशन भी आपको करना है, साइट विजिट का अलग से चार्ज होगा, तो उसके अंदर हम सारी ड्राइंग देंगे, जैसे कि आपका डिटेल वर्किंग प्लान। देन उसके बाद कॉलम लेआउट, बीम लेआउट उसी सेम फ्लोर के लिए। अगर अपर फ्लोर की बात करें तो उसके लिए अलग से देना होगा।
डोर विंडो शेड्यूल, ये होती है डोर विंडो डिटेल। शेड्यूल होता है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि D1 कितने हैं, D2 कितने हैं, D3 कितने हैं, और ये होता है डोर विंडो डिटेल। देन उसके बाद लिंटल बीम आते हैं हमारे, बीम कितने आ रहे हैं, डोर बीम जो बोलते हैं हम, लिंटल बीम कितना आ रहा है उसका हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वर्किंग प्लान के अंदर ही जाता है। देन उसका सेक्शन, स्टेयर केस का सेक्शन, क्योंकि काफ़ी बार इशू आता है मैसन बना नहीं पाता, और बहुत सारे आर्किटेक्ट्स भी ऐसे हैं जो आपका स्टेयर केस में फंस जाते हैं, तो वो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। देन उसके बाद बीम लेआउट आपका जाता है, स्लैब लेआउट आपका जाता है। उसके बाद जितना ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका, सिविल वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका जाता है इलेक्ट्रिकल लेआउट, वो सीलिंग इलेक्ट्रिकल लेआउट, फैन वगैरह, एमसीबी कनेक्शन, लाइटिंग कनेक्शन, ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इससे सीख सकते हैं। देन यहाँ पर आपका आता है वॉल लेआउट, वॉल के ऊपर कैसे कैसे पावर प्लग आएंगे, और ये चीज़ आप 1-2 प्लान बनाएंगे ना टाइम देके, इनमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट के अंदर कुछ भी बना सकते हैं, तो आपको टाइम देना है, वॉल लेआउट्स भी आप इजीली बना पाएंगे। सबमिशन ड्राइंग सबसे बाद में आपका पास हो गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद आपका प्लम्बिंग का डिटेल आता है कि प्लम्बिंग किस तरीके से पास होगा। जैसे हमने देखा सबमिशन के अंदर क्या था, सिंपली हमने मैनहोल तक कनेक्शन दिखा दिया, ना ही कोई पाइप के नेमिंग करे, बट यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर आपके जो नेमिंग हमने शो किया हुआ है, WWP यानी कि वेस्ट वाटर पाइप, RWP यानी कि रेन वाटर पाइप, SWP जो यूरेनल WC से हमारा पास होता है पाइप, वो होता है सॉलिड वेस्ट यानी कि सॉइल वेस्ट, जो कि आपका इंस्पेक्शन चैम्बर में कनेक्ट होता है। SWP को कभी भी हम GT में कनेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि IC जो इंस्पेक्शन चैम्बर है उसमें फाउल स्मेल होता है। GT के अंदर आपका वेस्ट वाटर होता है, ओनली रेन वाटर रहेगा वो भी इसी में होता है, आपका जो सिंक का वाटर है, वॉश बेसिन वाटर है, वो भी सब GT में होता है। आपने देखा भी होगा आप लोगों के घरों में जो जाली लग के एक छोटा टैंक बना देते हैं, हौद बना देते हैं, GT उसे बोलते हैं, गली ट्रैप। सेम इस टॉयलेट के बाद वही मेन पाइप आपका यहाँ तक गया, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद स्मेल का कनेक्शन खत्म, क्योंकि हम GT से और इंस्पेक्शन चैम्बर में आ चुके हैं, आपको डबल पाइप लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पब्लिक बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ पर फ्लो ज़्यादा है, तब आपको सेपरेट फिटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर फ्लो ज़्यादा है, बट सिंगल यूज़ रेजिडेंशियल हाउस में आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेन पाइप आप एक चला सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड इंस्पेक्शन चैम्बर में आया, कभी भी पाइप इंस्पेक्शन चैम्बर से GT में कनेक्ट नहीं होता, हमेशा क्या होगा GT से इंस्पेक्शन चैम्बर में कनेक्ट होगा, क्योंकि GT के अंदर सिर्फ वाटर होता है, इंस्पेक्शन चैम्बर के अंदर सॉलिड वेस्ट होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और IC के अंदर डायरेक्ट आप रेन वाटर पाइप ऐड कर सकते हैं, GT का जो पाइप है वो इंस्पेक्शन चैम्बर में कर सकते हैं। देन इंस्पेक्शन चैम्बर जाएगा आपका फाइनल मैन होल तक, जितने भी टॉयलेट, किचन, मॉइस्चर पाइप आ रहे हैं आपके AC के, वो सब आप सिंपल वेस्ट वाटर पाइप में कनेक्ट कर सकते हैं। देन आप देखते हैं यहाँ पर आपका रेन वाटर आउटलेट हो गया, WWP हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पर AC का कनेक्शन दिखाना है। अब AC की 2 यूनिट होती है, एक तो आउटडोर यूनिट होती है, एक इंडोर यूनिट होती है। आउटडोर यूनिट आपको कहाँ लगानी है, अगर आपकी प्रॉपर्टी है साइडों में भी तो आप वॉल पे लगा सकते हैं, बट अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, या तो आप बालकनी में लगाएंगे, या फिर आप क्लोज फिटिंग करके, इलेक्ट्रिशियन को जब हम बोलते हैं, प्लम्बिंग पर्सन को हम बोलते हैं, तो वो जब कंस्ट्रक्शन होता है प्लास्टर से पहले ही या फिर प्लास्टर के बाद कोर कटिंग करके वहाँ पे पाइप लगाता है, और जो AC यूनिट होता है आउटडोर, वो आपकी रूफ टेरेस पे लग जाता है। ठीक है, इंडोर यूनिट आपका यहाँ पर लग गया वॉल के ऊपर। जो आपका पावर प्लग होगा AC के लिए वो 96 इंचेस पे हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग आप रख सकते हैं, जैसा आपका फ्लोर का हाइट है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अगर आप विंडो AC लगा रहे हैं उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो आप विंडो में लगा सकते हैं इजी स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग, तो ईजिली ये आप कनेक्शन कर पाएंगे। देन उसके बाद आपको कैमरा लेआउट भी समझना है। कैमरा लेआउट के अंदर क्या होता है, आपका एक होता है DVR कनेक्शन। DVR कनेक्शन जहाँ पे आपका स्टोरेज पोर्शन रहेगा वो होता है, वो आप मैन हॉल में आपका जो है मेन हॉल है, जहाँ पे आपका लिफ्ट लॉबी है या फिर डाइनिंग एरिया, वहाँ पे आप रख सकते हैं, या फिर एक प्राइवेसी या फिर स्टोर रूम के अंदर लगा सकते हैं जहाँ पे कोई इशू ना आए। यहाँ पे कैमरे का फेस आपको किस तरफ रखना है, एक डमी कैमरा आप बना सकते हैं, उसका सिर्फ फेसिंग आपको दिखानी होती है, कैमरा लेआउट में कुछ नहीं है। और ये सारे प्लान कहाँ से आए, सिर्फ और सिर्फ आपके एक मेन प्लान से। आप देखेंगे वही प्लान को पिक किया हुआ है, उसी के अंदर पहले आपका बीम लेआउट बनाया, फिर आपका रेनफोर्समेंट लेआउट, देन इलेक्ट्रिकल लेआउट, यहाँ से आपका वॉल इलेक्ट्रिकल लेआउट। प्लान आपका एक बार बनाना पड़ा और इसमें आपको 30 मिनट्स लगानी पड़ेगी और आपके ये सारी ड्राइंगें रेडी हो जाएगी। ये ड्राइंग सिर्फ आपकी एक फ्लोर के लिए। अब सबमिशन ड्राइंग के अंदर ये चीज़ें नहीं जाती है। सबमिशन ड्राइंग के लिए जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया वो आपकी ये मेन ड्राइंग जाती है, साइट प्लान,
विद रोड नेटवर्क, की प्लान, टेरेस प्लान, सेक्शन एलिवेशन। और सेक्शन एलिवेशन अगर आप एक फ्लोर के लिए रख रहे हैं तो आपका एक फ्लोर का बनाना है, अगर 3 फ्लोर रख रहे हैं आप तो 3 फ्लोर के लिए ही बनाना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट डिफाइन होगा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। मेन आपका प्लान जो 66 एरिया में आपको बनाना है 66% में, तो वहाँ पर आप डिफाइन करेंगे। देन आपका स्ट्रक्चर पार्ट सबमिट होता है, तो ये चीज़ें आपकी सबमिट होती है, एक एक करके हमने यहाँ पे समझा। देन जो ड्राइंग हम बना सकते हैं। सर सबमिशन ड्राइंग में सर प्लान उल्टा नहीं लगा रखा सर? विच वन? सबमिशन ड्राइंग का जो मेन ग्राउंड फ्लोर प्लान है, नहीं तो जो प्लान बनाते हैं हम वो तो अपनी तरफ से बनाते हैं ना सर। फ्रंट जो रोड होता है वो हमारी तरफ आना चाहिए ना। फ्रंट है ये उल्टी तरफ है ना सर। इसको अगर रोटेट करके हम अगर नहीं आगे की तरफ ये मेन गेट है आपका, ठीक है, ये रोड नेटवर्क है, ये मेन गेट है। और जो मेन गेट सर आगे आए तो सर वो होता है ना सर। ये पूरी ड्राइंग ये आपने ऐसा बनाते हैं कि सबमिशन ड्राइंग में सर, मैं ये पूछ रहा था नहीं, सबमिशन ड्राइंग के अकॉर्डिंग अगर आपका हाउस अगर इससे नेक्स्ट कोई प्लॉट आएगा और रजिस्टर्ड कॉलोनी में, तो उसका जो गेट रहेगा ना वो इस साइड बनाना पड़ेगा आपको। ये भी नॉर्म्स में होता है, स्टेट वाइज वेरी करता है। जो आपका एप्लीकेंट प्लॉट था इसी तरफ तो है ना हमारा एप्लीकेंट प्लॉट, इसी को समझने के लिए जैसे अदर प्लॉट है, यहाँ पर आपका ये कमलेश कुमारी का प्लॉट है, तो सेम ये अदर प्लॉट है। प्लॉट बाउंड्री आपकी ये है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लगा के आपको समझाता हूँ। यहाँ से आपका प्लॉट बाउंड्री है, इसे मैं पिक करता हूँ। नहीं सर, मेरे कहने का ये मतलब था कि जो हम ये प्लान हमने उल्टा सेट कर रखा है। अगर ये मेन रोड हमारी तरफ होता है ना, जैसे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर प्लान लिखा होता तो और भी सर मतलब समझ आता ना सर। ग्राउंड मैं ये पूछ रहा था कि आजकल ऐसे लगाते हैं सर, मैं ये पूछ रहा था सर। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर ग्राउंड फ्लोर प्लान। जी सर, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, ये प्रॉपर लिखा हुआ है। पूरी आप ड्राइंग देखेंगे एक एक करके तो आपको क्लियर हो जाएगी इसमें। सेम उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे सेक्शन, अगर सेक्शन यहाँ से कट रहा है तो यहीं से आपको काटना है। जैसे आपका किचन कट रहा है, स्टेयरकेस कट रहा है यहाँ से, कवर्ड पार्किंग, तो यहाँ पे आपका किचन है, ठीक है, रेयर लॉबी आपका आ रहा है, स्टेयरकेस आपका आ रहा है, पार्किंग आ रहा है। तो सेम आप इस तरीके से कर सकते हैं। देन ये सर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पे अगर फायर का तो दिखाना होता है, तो उसको क्या सैंक्शन प्लान में जाएगा फायर प्लान? फायर फाइटिंग आपका प्रॉपर जाता है। आपको एग्जिट लोकेशन भी दिखानी है कि कहाँ से आप वो फायर फाइटिंग सिस्टम दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं आप कहीं से भी बना सकते हैं, आपको फायर फाइटिंग का पूरा लोकेशन भी दिखाना पड़ेगा कि किस जगह आप खड़े होकर उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ओके वो अलग से जाएगा कि वो फ्लोर प्लान के साथ ही दिखाना है? ये फ्लोर प्लान के जो आपका मेन फ्लोर प्लान है ये बिल्कुल अलग रहेगा। फायर फाइटिंग के लिए अलग से आपका प्लान बनेगा। सेम कंडीशन यही रहेगी, प्लानिंग यही रहेगी, बट जहाँ पे आप जो प्लम्बिंग का दिखा रहे हैं ना, आपको सॉलिड वेस्ट का दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फायर फाइटिंग का पूरा चलेगा। ओके ठीक है, सेम ऐसे ही चलता है। अब अगर हम वर्किंग ड्राइंग्स की बात करें, जैसे मैंने आपको समझाया, ये आपके प्लान हो गए, सभी प्लान्स हैं। देन उसी के अंदर आप फॉल सीलिंग की बात करें तो इस तरीके से आपका चलेगा। प्लम्बिंग की हम बात करें तो आप मैन होल तक कैसे लेकर जाएंगे आपके कनेक्शंस, इस तरीके से आपके मैन होल तक कनेक्शन होते हैं। सॉलिड वेस्ट का पाइप जुड़ता है, आपका वेस्ट वाटर का जुड़ता है, तो इस तरीके से आपका होगा। सेक्शन आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग का चाहे आप कट कीजिए, सनकन स्लैब आपका क्या होता है, हर एक चीज़ को डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम इस तरीके का एक प्लान बनाएंगे, देन उस पर कॉलम लेआउट समझेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं। तो मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर सबमिशन ड्राइंग में किसी को भी कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है। ये हमने यहाँ पे साइट प्लान देखा भी, इसी तरीके से आप बना सकते हैं। 10 से 15 मिनट अगर लगता है तो आप इजीली बना सकते हैं इसे। कोई क्वेरी नहीं है किसी की? ओके, ठीक है। सो हम प्लानिंग पे चलते हैं और एक नया फाइल लेते हैं कैड के अंदर, न्यू। यहाँ से हम टेम्पलेट चूज करते हैं। टेम्पलेट होता है वर्किंग किस पे कर रहे हैं आप। जो आपका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वो डेसिमल यानी कि मैट्रिक में काम करेगा। अगर आप फिट इंचेस में काम करना चाहते हैं, फिट इंचेस में हम कर सकते हैं। किस यूनिट में आप काम करना चाहेंगे एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स में, उसी यूनिट में हम प्लान बनाएंगे हमारा। में ड्राइंग्स अप्रूव होती है और उसी तरीके से काम जाता है, तो मीटर्स या फिर एमएम में किया जाए तो बेटर रहेगा। एमएम में कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टेट वाइज वेरी करता ही है, ऐसा नहीं है कि आप जिस स्टेट में उसमें मीटर में जा रहा है, मैट्रिक में जा रहा है तो वैसे ही होगा। ऑलमोस्ट हमारे हाफ स्टेट में, इंडिया में भी अगर हम बात करें तो हर जगह चेंज है।
स्टेट वाइज वेरी करता है। सर फिर भी सर मोस्टली स्टेट में तो मिलीमीटर यूज होता है ना, क्योंकि उसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिटेल तक आ सकते हैं। मीटर मोस्टली जो होता है सेंशन में मीटर का काम होता है, मीटर में ज़्यादा पास होती है ड्राइंग। इंटरनेशनल यूनिट जी जो सर। है वो mm है, और खेरा जी बताते हैं यूएसए में फीट इंचेस का स्टैंडर्ड चलता है। तो सब कहीं डिपेंड जी करता है। सर। तो अभी किस में करना है? फीट इंचेस के ज़्यादा ऑप्शन है। फिट फिट्स में कर लो सर। ओके, फिट में कर लेते हैं। अभी ये mm का हमने समझा, मीटर का हमने समझा। अब मैं यहाँ से आपको यूनिट सेट करना है ये सब बता के, और फिट का बनाते हैं। ड्राइंग, न्यू ड्राइंग लीजिए आप। यहाँ से ACAD जो हमने लिया, ओपन टेम्पलेट। देन आपको वर्किंग अगर करना है तो ये आपका पूरा यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे रिबन है, जिसको भी नहीं पता है वो यहाँ पे धीरे धीरे एक एक करके क्विक एक्सेस टूल बार, मेन्यू बार, देन आपका रिबन आता है जहाँ पे सभी टूल्स हैं। ये आपका कमांड बॉक्स होता है, ये प्रॉपर्टी पैलेट होता है, एंड देन ये वर्किंग एरिया, ये आपका व्यू क्यूब होता है। सो यहाँ पर मैं यूनिट चेंज करता हूँ। सबसे पहले UN प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आता है ड्राइंग यूनिट। अगर आप mm मीटर्स में काम करना चाहते हो तो यहीं से चेंज कर सकते हैं, सेम वर्किंग करेगा। कितने प्रेसिक्शन वैल्यू तक आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। देन यहाँ से हमें करना है इंच ही रखना है, क्योंकि मैं यहाँ से कर रहा हूँ आर्किटेक्चर मैंने किया, ओके। देन आप करते हैं D एंटर। दो सेटिंग आपको वर्किंग करने से पहले सेट करनी पड़ेगी, एक डायमेंशन, एक यूनिट। और ये भी कैसे तरीके से होता है, आप जरूरी नहीं है हर बार नया प्रोजेक्ट बनाएं। आपका जो प्रीवियस फाइल है हम उसी को यूज़ करेंगे, वो भी मैं समझाऊंगा, उसी के ऊपर हम वर्क करेंगे। बट अगर आप फ्रेश पे यूज़ करें तो ऐसे करेंगे। D एंटर आपको करना है। यहाँ से आपको बनाना है न्यू। मैंने बनाया PTS 100 के स्केल के लिए मैं एक टेक्स्ट बना रहा हूँ, कंटिन्यू। देन यहाँ पर प्राइमरी यूनिट, जो यूनिट आपने यूनिट सेटअप में रखा वही यहाँ पर होनी चाहिए, तभी वो वर्क करेगा, उसी यूनिट में आपको शो करेगा। तो आर्किटेक्चर हमने रखा। देन यहाँ से हाफ इंच के बाद सेकंड सेटिंग हमें करना है यहाँ पे टेक्स्ट का, कि जो आपका विजिबल रहेगा टेक्स्ट के साथ, डायमेंशन जो टेक्स्ट आता है डायमेंशन के साथ वो कितना रहे। तो हम यहाँ पे 7 इंच उसे रखते हैं ताकि क्लियर विजिबल रहे। अगर आप टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो ये मॉडिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। देन अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं रेड कलर में मैं टेक्स्ट चाहता हूँ, आ जाएगा हमारा। उसके बाद आपको सिंबल एंड एरो, जो बेसिक सेटिंग है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। 4 इंच हमने रखा। लाइन का जो गैप है वो हमारा यहाँ पे चेंज होना चाहिए, यहाँ से मैंने 3 इंच रखा ताकि ऑब्जेक्ट से दूर लाइन दिखे। तो ये सेटिंग करने के बाद यहाँ से आपको करना है सेट करंट क्लोज। अब अगर आप कोई भी लाइन बनाते हैं तो आपका फिट इंचेस में ये वर्क करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर शो किया हुआ है फिट इंचेस का प्रोसेस, यूनिट सेटअप किया है UN, ठीक है। अगर आप कोई भी लाइन लगाते हैं यहाँ पे 30 फीट का, तो आपका 30 फीट का लाइन प्रॉपर आएगा यहाँ पे DLI एंड देन ओके 30 फीट आपको शो करेगा। तो ये है आपका यूनिट सेटअप एट डायमेंशन स्टाइल। अब यहाँ पर हमारे पास लेयर्स नहीं है तो लेयर हमें बनाना पड़ेगा। तो कैसे वर्क होता है, लेयर आप कभी भी बार बार नहीं बनाते हैं। एक प्रीवियस प्रोजेक्ट लीजिए आप जिसके अंदर सिंपली एक वर्क हो, तो कोई भी एक सिंपल प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं यहाँ से। ये हमने फाइल चूज़ किया, ओके। अब यूनिट चेक कीजिए, इसके अंदर क्या है, आर्किटेक्चर है। डायमेंशन स्टाइल चेक कीजिए, देखिए पहले से हमारे पास बनी हुई है। मॉडिफाई पे हम जाते हैं और यहाँ पर प्राइमरी यूनिट में भी आर्किटेक्चर है। टेक्स्ट का साइज मैं कर देता हूँ 7 इंचेस। लाइन हमें यहाँ से चाहिए 4 इंचेस। देन सिंबल जो आएगा आपका एरो हेड आएगा वो 4 इंच रहे, ताकि प्रॉपर डायमेंशन के साथ दिखे। अगर आप चाहते हैं नया बनाना तो यहाँ पर भी वही सेम तरीका है, नया बना सकते हैं। सेट करंट एंड देन क्लोज। अब यहाँ पर मैं एक प्लान बनाता हूँ जिसके अंदर हम कॉलम लेआउट समझेंगे, देन प्लानिंग समझेंगे। प्लानिंग करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। आपको सिर्फ माइंड से सोचना है कि आप कहाँ पे कौन सी चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप एज पर वास्तु की बात करें तो आप वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ सेट करते हैं। जैसे किचन आपका साउथ ईस्ट में आना चाहिए, जो आपका अग्निकोण होता है। कुछ सिटीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में वास्तु को अगर प्रेफर नहीं किया जाता तो हम स्मॉल प्लान भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में आप वास्तु ही लेकर चलें, तो ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ से हम करते हैं हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट। मैंने लिया यहाँ से लाइन के अकॉर्डिंग मुझे क्या रखना है, जो भी मेरा प्लान आ रहा है वो मेरा यहाँ से 30 फीट का है, ओके। देन नीचे की तरफ मुझे जाना है यहाँ से 60 फीट एंड देन 30 फीट एंड 60 फीट। पहले तो आप इसका प्लॉट का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने सभी को सिलेक्ट किया, देन J एंटर। ज्वाइन हो गया, पूरा रेक्टेंगल बन गया लाइनों की हेल्प से। अब आप कमांड पुश कीजिए लिस्ट LI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर एरिया आ गया, कंट्रोल C कंट्रोल V। ये आपका प्लॉट का एरिया है 1800 स्क्वायर फीट। अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं यार्ड में तो आप डिवाइडेड बाय
9 कर दीजिए इसे, आपका स्क्वायर फीट का एरिया आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1800। तो ये बहुत इजी है तरीका, आप बहुत अच्छे से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आप ड्राइंगों में देखते हैं वो टफ नहीं है, बस एक बार बनाना आना चाहिए। 18 डिवाइडेड बाय 9 तो 200 स्क्वायर यार्ड, यानी कि आप जो अगर हम बोलें तो इसे गज भी बोल सकते हैं आप। तो डिवाइडेड बाय 9 किया तो ये आपका आ गया 200 स्क्वायर यार्ड। ये आपका एरिया आ गया प्लॉट का। अब कंस्ट्रक्शन आपको कितने पे करना है, आप 66% इसका कैलकुलेट करके माइनस कर सकते हैं। अगर कंप्लीट पे कंस्ट्रक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैं कंप्लीट पे कर रहा हूँ। 9 इंच का मैंने ऑफसेट किया, 9 इंच यानी कि 230 mm। देन इस लाइन को हम कर देते हैं एक्सप्लोर, क्योंकि हमें प्लानिंग करना है। अब पीछे की तरफ हमें प्लानिंग करना है क्या, सबसे पहले मेरा रूम आया यहाँ पर, ओ एंटर। यहाँ से मैंने लिया 13 फीट का रूम ऑफसेट। उसके बाद फिर से 9 इंच का वॉल मैंने लिया ताकि हमारा स्ट्रेंथ बने। कॉलम भी अभी देखेंगे। अब ये स्पेस हमारे पास काफ़ी बच गया, तो यहाँ पर मुझे पीछे एक गैलरी देना है ताकि दोनों का वेंटिलेशन बन जाए। ओ एंटर 6 फीट का मैंने एक रेयर गैलरी दिया। देन ओ एंटर 4.5। ये जो गैलरी है ना, ये हमारा ओपन टू स्काई रहेगा। ये रूम मेरा कंप्लीट है बट ये ओपन टू स्काई रहेगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो रूम है वो मेरा 14 फीट का आ रहा है। एंड देन ये रूम मेरा बड़े साइज में हो जाएगा। ओ एंटर 4.5, ओ यानी कि ऑफसेट, देन ओके। अब यहाँ पर हमें टॉयलेट भी एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये स्पेस हमारा काफ़ी ज़्यादा है, तो ये मास्टर बेडरूम हो जाएगा। 20 फीट आ रहा है, यहाँ पर स्पेस 13 फीट आ रहा है, तो यहाँ पे ऑफसेट करते हैं हम यहाँ से 5 फीट। ओके, ओ एंटर 4.5। जब भी इंटरनल वॉल आप लगाते हैं और कॉलम पे आपका स्ट्रक्चर है तो आप 4.5 का वॉल ले सकते हैं, यानी कि 115 mm का वॉल ले सकते हैं। ओ एंटर 6 फीट। देन यहाँ से हमने किया 6 फीट, फिर अगेन 4.5। देन दो तरीके हैं, अगर आप इसको ट्रिम करते हैं तो आपको फिर ये पार्ट भी ट्रिम करना पड़ेगा, या फिर आप फिलेट कर सकते हैं। एफ एंटर। अगर आपने रेडियस नहीं डाला तो डायरेक्ट आप फिलेट कर पाएंगे। तो ये आपका हो गया ड्रेसिंग एरिया। टॉयलेट आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये साइज़ आपका आ रहा है, ये साइजेस आप दिखा सकते हैं इजीली। देन उसके बाद आपका बेड भी काफ़ी बच गया। 15 फीट का आपका रूम इनफ है। मास्टर बेडरूम है तो साइज़ प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ से आपका विंडो आएगा जिससे वेंटिलेशन हो जाएगा, एसी आप लगा सकते हैं। देन ये रूम हमारे पास है तो ये काफ़ी बड़ा बच गया, ये भी हमारे पास, ये हम इजीली रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारा हॉल है कंप्लीट। देन यहाँ पर मुझे हॉल का जो साइज़ है वो 13 फीट रखना है। ओके, ओ एंटर 9 इंचेस। 13 फीट का होल हो गया, या इससे भी ज़्यादा आपको करना कर सकते हैं। देन ओ एंटर 12 फीट। उसके बाद मुझे यहाँ पे ड्राइंग रूम बनाना है एक। ओ एंटर 9 इंच। आउटर वॉल हो गया तो 9 इंच हम रखेंगे। अब कॉलम का अरेंजमेंट अगर आप चाहते हैं कि मेरा परफेक्ट रहे तो आप क्या करते हैं, या तो इसी के अलाइनमेंट में एक्सटेंड करके यहाँ पे चाहते हैं, बट मैं चाहता हूँ कोई इशू नहीं है, हम अलग से भी बना सकते हैं। तो आप इसी रूम को अगर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे ओ एंटर, यहाँ से मैंने किया 15 फीट का मेरा ये रूम रहे। ओ एंटर 9 इंच। बाकी जो है पार्ट बच जाए मेरा स्टेयरकेस और ओपनिंग्स के लिए, ये वाला पार्ट, तो वो भी आप बना सकते हैं। बट ये हम यहाँ पे स्ट्रेट ही रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे किचन वगैरह एडजस्ट करना है, एक्सटेंड। ओके ओके, तो यहाँ पर मैंने ये साइज़ रखा इस तरीके से, ट्रिम कट। यहाँ पर मैं चाहता हूँ 2 टॉयलेट और अरेंज करना है मुझे। एक तो हमारे यहाँ पे गेस्ट रूम जो आ रहा है उसके लिए, एक हमें बाहर WC बनाना है। ओ एंटर 4 फीट या फिर 5 फीट का हम यहाँ से रखते हैं स्पेस, और इसको हम क्या कर देते हैं 4.5 का बना देते हैं। ओ एंटर 5 फीट, ठीक है। देन इसके बाद ये वाला पार्ट हो जाएगा 9 इंच। अब ये हमें देखना है कि यहाँ से हमारा स्टेयरकेस जा सकता है या नहीं, तो स्टेयरकेस को एडजस्ट हमें करना पड़ेगा इसमें। इसके बाद यहाँ मुझे किचन एडजस्ट करना है। ओ एंटर 2 फीट का मेरा स्लैब होता है और एटलीस्ट 4 फीट का मुझे स्पेस वॉक के लिए चाहिए यहाँ पर, तो ये हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अभी। ओ एंटर 4.5 ट्रिम करना है आपको, देन क्लिक, ट्रिम करना है, देन टारगेट सेलेक्ट करके क्लिक। अब ये जो स्पेस है वो एटलीस्ट 3 फीट 6 इंचेस का होना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा तो हमें रूम का साइज़ कम करना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रेच करता हूँ यहाँ से और 6 इंच से इस रूम का साइज़ कम कर देता हूँ। स्ट्रेच, एस एंटर एंड देन ओके। तो ये 3 फीट 6 इंच है, यहाँ से हमारी ओपनिंग हो जाएगी। अभी समझाता हूँ मैं किस तरीके से प्लानिंग बनेगा।
तो यहाँ पर मेरा किचन आ रहा है। सर यस सर एफ एंटर के जो तीन तीन ऑप्शन है उसके बारे में बताओ ना सर। एफ एंटर के तीन ऑप्शन चैम्फर कैसे करते हैं और खेरा जी, खेरा धुलाई जी, कैसे? वो प्रॉपर हम कैड के जो कोर्स है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने कोर्स लिया हुआ भी है तो आप वो वीडियो देखिए प्लीज। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे प्लानिंग देख रहे हैं तो उसमें में समझते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग्स करनी है, मैंने प्लानिंग कर दिया, ये मेरे टॉयलेट्स हो गए। देन यहाँ से मुझे क्या करना है, WC ओ एंटर, WC ओनली WC के लिए हमारा 4 फीट का स्पेस इनफ है, 4.5 ट्रिम यहाँ मेरा WC आ जाएगा जिसका बाहर से एंट्री है। देन ये मेरा कॉमन टॉयलेट हो जाएगा। सर जो WC का जो वॉल होता है ना, बहुत जगह देखा है कि 75 mm वाला वॉल, 3 इंचेस वाला वॉल देते हैं, तो वो क्या परमिसिबल है हर वक्त? नहीं, हर जगह परमिसिबल नहीं है। 4.5 का जो आपको 115 का ब्रिक साइज होता है 100 mm विद प्लास्टर अगर हम करते हैं तो 115 आ जाता है मोर्टार के साथ। तो जो पॉसिबिलिटी है वही हम रखते हैं, क्योंकि आजकल जो कनेक्शन है वो फाइबर बोर्ड में भी हो रहा है, ग्लास में भी हो रहा है, टफन ग्लास भी हम लगाते हैं फ्रॉस्टेड। तो पार्टीशन तो आप किसी में भी रख सकते हैं, बट आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पास करवाना है। अगर किसी स्टेट के नॉर्म्स में 75 अप्रूव है तो उसमें आप कर सकते हैं, अदरवाइज जहाँ पे अप्रूव नहीं है वहाँ पे हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है सर। ओके, ये डिपेंड ऑन कंडीशन और स्पेस। अब यहाँ पर मुझे 2.5 फीट का डोर प्रोवाइड करना है। ओ एंटर, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया 2 फीट 6 इंचेस। तो एक डोर मेरा यहाँ पे आ रहा है जिसका मैंने कर दिया ट्रिम यहाँ पे, और जो मेन टॉयलेट आ रहा है उसका मुझे 3 फीट रखना है ओपनिंग, 3 फीट ऑफसेट। ओके, देन ये मेरा ओपनिंग हो गया और इस लाइन को हटा दीजिए, इसको भी कर दीजिए ट्रिम। तो 2 ओपनिंग हो गई। अभी डोर है इसमें हम एक साथ लगा देंगे। अब जो हमारा गेस्ट रूम है उसके अंदर भी 2 डोर आ रहे हैं, तो 2 डोर कैसे लगाएंगे आप? ये मेरा पार्किंग एरिया है, पूरा ओपन कवर्ड पार्किंग हम रखेंगे, अभी इसके अंदर बनाएंगे। हमारे पास स्पेस ये ऑलमोस्ट 10 फीट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गेस्ट रूम या ड्राइंग रूम के लिए ओपनिंग करते हैं। ओ एंटर, आप मिनिमम साइज अगर रूम के लिए साइज बना रहे हैं तो आपका 900 mm यानी कि 3 फीट होना चाहिए। अगर आप मेन डोर के लिए बना रहे हैं तो मिनिमम साइज 3.5 फीट होना चाहिए। मेन डोर भी आपका 3 फीट का हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, बट कोशिश कीजिए आप स्पेसियस बनाएं। तो यहाँ से मैंने किया 3 फीट 6 इंचेस रूम्स के भी साइजेस। ओके, देन ट्रिम, ये हो गया इसके लिए ओपनिंग। देन अगेन ऑफसेट, एक बार ऑफसेट करने के बाद अगर आप सेम साइज ले रहे हो तो आपको बार बार ऑफसेट करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिम। ओके, देन इस साइड भी आपको करना है ओ एंटर। और ये जो शाफ्ट है, अब जो मैंने शाफ्ट बनाई आपकी, ये एक्सेसिबल शाफ्ट है। किसी ने पूछा था शाफ्ट एक्सेसिबल, तो ये वाला शाफ्ट जो है वो एक्सेसिबल है, 3 फीट का ही है। इसी के अंदर से अगर आप विंडो AC लगाना चाहें बना सकते हैं, इसी को आप एज ए स्टोर रूम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन शाफ्ट रहेगा। इसके अंदर आप जाल भी लगा सकते हैं, या पूरा ओपन ही रखना चाहे ओपन टू स्काई, ऊपर जाके आप स्काईलाइट लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब शाफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से ओपन टू स्काई का लगा देते हैं। देन सेलेक्ट, यहाँ से हम लाइन को डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, लेयर्स आपको चेंज करनी है तो हम हिडन में यहाँ से हमारा 8 नंबर लेयर यूज कर लेते हैं। अभी सभी को हम चेंज भी करेंगे, जैसे यहाँ पे वॉल के लिए हमारे पास कौन सा है, वॉल के लिए लो हाइट के लिए वॉल का हमारा लेयर नहीं है, तो मैं एक लेयर बना देता हूँ वॉल का जो कलर है हमारा रहे। ओके, वॉल पहले से बना हुआ तो दूसरा बना देते हैं वॉल 1। इसका जो कलर रहे वो रहे मेरा यहाँ से साइन। ठीक है, देन इसका लाइन वेट जो है वो रहे मेरा 30.30 मैंने रखा। कॉलम का आउटर के लिए आप इसे ज़्यादा कम रख सकते हैं। अब ये सारी वॉल्स ही हमने बनाई है अभी तक, तो इसे सिलेक्ट कीजिए, डायमेंशन को अनसेलेक्ट शिफ्ट के साथ। ठीक है, और ये भी हम करते हैं। अब ये जो वॉल्स हमने बनाई इसको आप कर दीजिए लेयर में कन्वर्ट वॉल, तो ये आपका वॉल इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा, आपको कैसे ईजी हो जाएगा। देन ये हमने ओपनिंग्स प्रोवाइड कर दी। टॉयलेट के लिए मुझे ओपनिंग चाहिए तो हम रेफरेंस ले लेते हैं, इसका एक लाइन लगाया मैंने, ओ एंटर। यहाँ से जो अगर आप चाहते हैं कि आपका वॉल कमज़ोर पड़ेगा तो वहाँ पर हम लेज प्रोवाइड कर देते हैं जिसका स्ट्रेंथ मिल जाता है हमें। सो ओ एंटर 4.5 का मैंने ऑफसेट किया ताकि 9 इंच का स्ट्रेंथ मिल जाएगा यहाँ पे। एंड देन ट्रिम। अब 2.5 फीट का डोर लगा दीजिए, ओ एंटर। 3 फीट का ही लगा देते हैं हम यहाँ भी, क्योंकि ओके। एंड देन ये अगर आप वॉल के साथ लगाएं तो भी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेड आएगा तो उसका साइड टेबल आ जाएगा, इसलिए मैंने इनसाइड फ्लश उसे कर दिया। ये चीज़ आपने लगा दी।
अब ये तो था सिर्फ ओपनिंग किया हमने। अब आपको डोर बनाना है, कंपोनेंट बनाना है, तो वो टाइम देके आप एक अच्छा सा डोर बना सकते हैं या फिर आपके पास अवेलेबल है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हर बार आप नया डोर बनाएंगे, आप जो बना हुआ है उसे ही यूज करते हैं। जैसे हमारे पास डोर है, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ से मैंने डोर लिया। साइज क्या है डोर का, ओके, एंड देन ओके, 3 फीट 6 इंचेस आ रहे हैं। तो जहाँ पर 3 फीट 6 इंचेस लगा है वहाँ पे हम ये यूज करेंगे, कॉपी 1। अगर आपका कॉलम आएगा जहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़े तो वो अभी हम चेंज करेंगे, ज़रूरी नहीं है यही कॉलम फिक्स हो जाए। 2 डोर हो गए, सेम ऐसा ही डोर हमें कॉपी करना है एंड देन अनदर साइड लगाना है। बेस पॉइंट हमेशा मैटर करता है, तो बेस पॉइंट से पिक करेंगे। अब ये 3 फीट की ओपनिंग हमने दी है और डोर इतने का लगाया, तो हम स्ट्रैच कर देते हैं इस पार्ट को। यहाँ से हमने स्ट्रैच किया एंड देन ओके, तो ये हमारा स्ट्रैच हो जाएगा। देन हमें सेम डोर दूसरी जगह लगाना है। सेलेक्ट किया मैंने, MI एंटर मिरर, ओके। इनसाइड आपको ओपनिंग करनी है तो आप मिरर कर दीजिए इसको, ओके। देन अगेन इसे मिरर, MI एंटर, और सेंटर पॉइंट से मिरर कीजिए ताकि आपके ऑटोमेटिकली फिक्स डिस्टेंस पे लग जाए। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, स्केल। ये डोर हमने यहाँ पर लगाया, बट ये डोर तो काफ़ी बड़े साइज में है और ये हमारा डोर होना कितना चाहिए, 2.5 फीट का। तो मैं क्या करता हूँ, इसे स्केल, ऑब्जेक्ट को स्केल कैसे करते हैं, सिलेक्ट, SC, ओके। एक फिक्स बेस पॉइंट को पकड़िए जो आपका फिक्स रहने वाला है, सेलेक्ट, R एंटर एंड देन ओके। दोनों साइड से आप पिक कीजिए एंड देन कनेक्ट। तो ये आपका स्केल बन जाएगा ऑटोमेटिकली। आप इसमें साइज भी डाल सकते थे कि मुझे डायरेक्ट 2.5 फीट का डोर चाहिए, 2 फीट 6 इंच का, वो भी आपका आ जाता है। अब यही डोर मुझे दूसरी तरफ चाहिए जो हमारी मेन एंट्री है, मूव, कॉपी, परफेक्ट फिक्स साइज में ये भी आ जाएगा। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका जो डोर है वो ऊपर दिखता है, वॉल आपका नीचे दिखता है, तो उसे आप ड्रॉ ऑर्डर बैक कमांड से यूज कर सकते हैं। सभी डोर को सिलेक्ट कीजिए। अब वहाँ पे DR एंटर, B एंटर भी कर सकते हैं, बैक एंटर, तो ये आपका वॉल मेन दिखेगा, डोर फ्रेम पीछे चला जाएगा। सो ऐसे भी आप ये कर सकते हैं। अब 2.5 फीट या 3 फीट का डोर जहाँ पे हमने लगाया, सेलेक्ट, कॉपी, यहाँ पर भी हमने 3 फीट 6 इंच का लगाया, डोर चेक कीजिए, 3 फीट 6 इंच, और ये स्पेस कितना है मेरा यहाँ पर, 3 फीट। सेलेक्ट, SC, स्केल कर रहा हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट किया यहाँ से और डायरेक्ट इसे सेलेक्ट कीजिए, R एंटर, फिर से बेस पॉइंट लेना है आपको एंड देन 3 फीट। तो ये ऑटोमेटिकली आपका 3 फीट का बन जाएगा। शायद स्केल प्रॉपर नहीं हुआ, मूव, SC, ओके। सेलेक्ट फर्स्ट बेस पॉइंट एक्यूरेट होना चाहिए, R एंटर, रेफरेंस एंड देन अब कीजिए इसको 3 फीट। मिरर कर दीजिए क्योंकि वॉल से फ्लश करना है हमें, ओके, Y एंटर एंड देन कनेक्ट। तो ये इजीली आप प्लानिंग इस तरीके से कर सकते हैं। सेम आपको विंडोज़ लगाने हैं तो विंडोज़ भी आप पिक कर सकते हैं या खुद से बना सकते हैं। मैंने पिक किया यहाँ से और इसे ब्लॉक बना दिया, Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+V, ये एज ए ब्लॉक बेस पॉइंट कॉपी हो जाएगा। देन रोटेट किया मैंने। अब मुझे यहाँ पर जो मेरा गेस्ट रूम आ रहा है वहाँ पर यही चाहिए विंडो, एक दूसरे रूम में भी मुझे यही विंडो चाहिए, 2, बट यहाँ पर देखिए 4.5 का वॉल है तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा। तो विंडो कैसे बनाएंगे, लाइन 4.5 का फ्रेम है तो 4.5 के लिए बना रहे हैं हम। यहाँ पर हमने ये दिखाया। देन विंडो 4 फीट का होना चाहिए मेरा, 4 फीट, देन ऊपर की तरफ फिर से 4.5 एंड देन ओके। अब बीच में आप ग्लास फिक्स दिखाना चाहते हैं या डबल फ्रेम में दिखाना चाहते हैं तो फ्रेम दिखा दीजिए आप यहाँ से 2 इंच का, और बीच में आप ग्लास दिखाना चाहते हैं डायरेक्ट। इस ग्लास का लाइन वेट ऑन कर दीजिए आप, तो ये ऑटोमेटिकली एक थिन सरफेस की तरह दिखेगा। और इसका कलर भी आप ये कर दीजिए, और जो फ्रेम आ रहा है उसका फ्रेम का कलर हम चेंज कर देते हैं। सेलेक्ट, लेयर पे जाइए, देन यहाँ से हम कर देते हैं इसको फर्नीचर वाली लेयर या डोर विंडो की लेयर। हो गया। ब्लॉक बनाइए, B एंटर, मैंने बनाया इसको W1, पिक पॉइंट एंड देन ओके। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ब्लॉक बन चुका है। इसे कॉपी कीजिए, हर बार सेम पॉइंट से पिक हो जाएगा। यहाँ पर मुझे ये विंडो चाहिए, सेम ऐसा ही विंडो मुझे यहाँ पर भी चाहिए, RO एंटर, ओके। ये वॉल भी आप 4.5 की बना सकते थे बट हमने यहाँ पर 6 ये इस तरीके से बनाया। तो ये आप कनेक्शन करके इसको इस तरीके से भी फ्रेमिंग में दिखा सकते हैं।
बट आप ब्लॉक बना रहे हैं तो ब्लॉक में चेंज भी कर सकते हैं। ये आपका विंडो इस तरीके से आ जाएगा। तो हर तरीके से आप वेंटिलेशन कर सकते हैं। इस टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से एग्जॉस्ट लगा के डक्ट सिस्टम भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसी के अंदर थोड़ा टॉयलेट साइज बढ़ा करके परमानेंट शाफ्ट दे सकते हैं। तो हर कंडीशन से आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप फॉल सीलिंग कर रहे हैं तो उसी में डक्ट कंडीशन आएगी, फॉल सीलिंग से नीचे आपका डक्ट दिखेगा भी नहीं, और एग्जॉस्ट लग के इसका फाउल स्मेल ऊपर चला जाएगा ओपन टू स्काई। तो हर तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे स्टेयर केस एडजस्ट करना है, इसको मुझे अंदर लगाना है जो डोर बनाया हुआ है, Y एंटर एंड देन ओके, ठीक है। और किचन की ओपनिंग मुझे प्रोवाइड करनी थी, पहले तो स्लैब लगाते हैं, O एंटर 2 फीट। किचन की जो स्लैब है वो 2 फीट की होती है, 25 इंच तक आपकी हो सकती है जो डेप्थ है उसकी, ओके। देन इस साइड हमने किया है इस तरीके से, ठीक है। अब किचन आपको ओपन रखना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से O एंटर 3 फीट का ओपनिंग हम इधर से रखते हैं और 3 फीट का ही हम इधर से रखते हैं ताकि डोर में भी क्लैश ना हो। एंड देन ओके ओके ट्रिम, और इस लाइन को आप हटा दीजिए। तो ये आपका पूरा ओपन किचन हो जाएगा। आपको गैस स्टोव वगैरह कंपोनेंट्स वगैरह प्लेस करने हैं तो आप इजीली वो भी कर पाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे डाइनिंग टेबल चाहिए, ये मेरा डाइनिंग एरिया हो गया, ठीक है। ये मेरा लिविंग एरिया हो जाएगा जहाँ पे आप सोफ़ा प्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल C कंट्रोल V, रोटेट, यहीं से रोटेट कर दीजिए आप इसको, एंड देन एडजस्ट। तो आप हर एक कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं अगर आपको सॉफ्टवेयर आता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अब देखिए वॉल लाइन जो है वो नीचे रह गया, सोफा लाइन ऊपर है, तो आप सेलेक्ट कीजिए इसे, ड्रॉ ऑर्डर बैक, DR एंटर, B एंटर, तो ये आपका मेन पार्ट इस तरीके से दिख जाएगा। गेस्ट रूम में भी आपको सोफ़ा लगाना है या बेडरूम की तरह दिखाना है आपको, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट, रोटेट, सेंटर से ओके, ठीक है। इस तरीके से आपने किया। अब आपको स्टेयर केस कैलकुलेशन एंड देन वर्किंग करना है। तो स्टेयर केस आप कहाँ से बना रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरा स्टेयर केस है वो 3 फीट 6 इंच की विड्थ रहे, 3 फीट 6 इंचेस वाइड मेरा स्टेयर केस रहे, तो इस तरीके से मुझे बनाना है। देन 2 स्टेप मेरे इधर भी आ रहे हैं, O एंटर 10 इंचेस, 10 इंच यानी कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा घर के अंदर एंट्री करने के लिए आपको ये स्पेस मिल गया 5 फीट के आसपास, ऑलमोस्ट काफ़ी है। ये पार्ट आप ट्रिम कर दीजिए क्योंकि इससे आगे हम नहीं जाएंगे। इस साइड भी ये पार्ट हम ट्रिम कर देते हैं और इन लाइनों को कर देते हैं डिलीट, E एंटर इरेज। अब आपको ऊपर की तरफ स्टेयरकेस बनाना है। सिंगल फ्लाइट में वर्स्ट कंडीशन में हम 13 फ्लैट स्टेप्स लेते हैं, अदरवाइज हम 12 स्टेप में ही उसे फिनिश करने की कोशिश करेंगे। O एंटर 10 इंचेस, 1 2 3, ये डिपेंड करता है आपके फ्लोर की हाइट कितनी है उसके अकॉर्डिंग। ये मैंने स्टेप्स बना दिए। अब मुझे सेकंड फ्लोर जब जाना है, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, इसका लेवल देखते हैं क्या है। मैंने कोई भी एक टेक्स्ट लिया, यहाँ से कॉपी कर लीजिए आप, या फिर T एंटर, टेक्स्ट लीजिए। हाइट क्या रखना है आपको टेक्स्ट का, 7 इंचेस। यहाँ पर मैंने लिखा लेवल, कंट्रोल C कंट्रोल V। यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल आ रहा है मेरा, रोड लेवल आ रहा है, वो लेवल क्या है मेरा यहाँ से +-0 तो मैंने किया यहाँ से शिफ्ट %P, ये आ गया प्लस माइनस का सिंबल। देन यहाँ पे हमने किया 0 फीट 0 इंचेस। ये मेरा लेवल है मेरे रोड लेवल का, NGL है या फिर FGL आपने माना। इसका कलर आपको डिफरेंट चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर दीजिए, ये कलर मुझे चाहिए यहाँ पे। अब मैं अंदर जा रहा हूँ मेरे हाउस में, तो यहाँ पर जो लेवल है ना वो आपका हो गया 1 फीट अबव। इसको मैंने किया सिर्फ प्लस माइनस होता है आपका ग्राउंड लेवल ओनली। यहाँ पर आपका मेन एंट्री आना चाहिए, तो मेन एंट्री बना देते हैं यहाँ पे। O एंटर 9 इंच, यहाँ पे मेरा कॉलम जो आएगा ना वो मेरा 9 इंच का होना चाहिए। इसके बाद एंट्री मेरा 10 फीट का हो, O एंटर 10 फीट, O एंटर 10 फीट ना कि इंचेस, सॉरी, O एंटर 10 फीट। ये आपका हो गया इस तरीके से। देन ट्रिम। सो इस तरीके से आप ये प्रोवाइड कर देंगे। देन आपको डोर बनाना है, सिंपली आप बना सकते हैं। देन मिड से आप दिखा दीजिए इसी के अंदर हैंडल्स, REC एंटर, एक हैंडल ये हो गया आपका डोर हैंडल, एंड देन एक ये हो गया। अब इस डोर को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से किसी भी एक लेयर में डिफाइन कर दीजिए। आप वुडन में चाहिए तो ये आप कर पाएंगे, ठीक है। सो प्लानिंग आप इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक प्लानिंग के अंदर?
सिंपल वे में आप सिंपल प्लान बनाएंगे, 20-30 मिनट में आपका प्लान रेडी हो जाएगा। बट आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका टॉयलेट एडजस्ट होगा, कहाँ पे रूम्स एडजस्ट होंगे, ये माइंड में रख के आप कर सकते हैं। 3 फीट का ही एक डोर यहाँ पर भी मेरा आ रहा है जो रह गया था कॉमन टॉयलेट के लिए। यहाँ पर स्टेयरकेस कैलकुलेशन पे ही हम चलने वाले हैं अभी। इसको एडजस्ट कीजिए माइनस, ये होता है बेस पॉइंट। अब स्टेयरकेस हम बना रहे थे तो स्टेयरकेस का लेयर हमारा अलग होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे लेयर हमारे पास स्टेयरकेस का है, ये स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस कैलकुलेट हमने कैसे किया, यहाँ पर मेरा प्लेटफॉर्म भी आ रहा है या ये लेवल और ये लेवल सेम है। यहाँ पे मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जो कि मेरा ये है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एक स्टेप है। तो यहाँ पर जो लेवल था मेरा पार्किंग लेवल, अगर मैं इसे लिखता हूँ, पार्किंग लेवल मेरा 1 फीट पे है। कंट्रोल C कंट्रोल V मैंने इसी को किया। देन मेरा हॉल का लेवल क्या रहेगा मेरा वर्किंग, तो ये हो जाएगा 1 फीट 6 इंच, क्योंकि जो स्टेप है मेरा वो 6 इंच का है ये वाला। अब मैं फ्लोर से ऊपर आ गया। इस कंडीशन में यहाँ भी वो स्टेप लगाना पड़ेगा मुझे 10 इंचेस। ओके, यहाँ से हमने यहाँ पे लिया, इस पॉइंट से 2 फीट बाहर फिलेट, एंड देन इसी का कर देते हैं ऑफसेट। 1 फीट इनफ रहेगा डोर के प्रोजेक्शन से। ये हो गया मेरा इसके लिए स्टेप, जो आपने ये पोर्शन बनाया हुआ है इसके लिए। इसे भी मैच कर दीजिए लेयर से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेयर दे रहे हैं और रूम का एक्सेस यहाँ से तो यहाँ स्टेप लगाना पड़ेगा। तो हम क्यों ना बाहर ही लगा दें और सारा लेवल जो हमारा फ्लोर का लेवल है वो सेम रहे। ऐसे ही आपने देखा होगा, आप ग्राउंड लेवल पे जब जाते हैं, घर के अंदर एंट्री करते हैं, 1-2 स्टेप होता है, तो वही स्टेप ये है। अब यहाँ से हम 0 से और 1 फीट पे आए तो हमें रैंप लगाना पड़ेगा या स्टेप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से रैंप हम लगा सकते हैं। और रैंप का स्लोप आपका नॉर्मली 1:10 1:20 भी रहता है अगर स्पेस नहीं है उस कंडीशन में। तो ये मैंने रैंप लगाया। देन हमें हैच लगाना है इसके अंदर, हैच एंटर, हैच किया मैंने, प्रोवाइड सेलेक्ट। हैच होता है आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए आप हैच लगाते हैं। यहाँ से हमने स्केल किया इसका 50 या 25, और स्केल इसका एंगल आप चेंज कर दीजिए कि आपको एंगल कितना रखना है। यहाँ से ये मेरा 135 मुझे एंगल रखना है, 135। तो आपका ये रैंप की तरह शो करेगा। लेयर चेंज करना है रैंप का, वो भी आप इजीली कर पाएंगे। अब स्टेयरकेस के अंदर थे हम, यहाँ से हमने स्टेप बनाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 स्टेप बनाए। मुझे यहाँ पे 12 स्टेप बनाने, तो 14 स्टेप हो गए। और मुझे यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा। देन कोई भी फ्लोर है मेरा, 12 फीट की हाइट है मेरी। ग्राउंड फ्लोर फिनिश से लेके फर्स्ट फ्लोर फिनिश तक 12 फीट का हाइट है। तो मैंने 12 फीट यहाँ पे लिखा, इंटू 1 फीट के अंदर होती है 12 इंच, तो मैंने 12 से उसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया इंचेस। अब मुझे एक स्टेप जो है वो रखना है डिवाइडेड बाय 7 इंच का, या फिर मैं चाहता हूँ मेरे स्टेप्स जो है वो 21 आए, ऑड नंबर्स में आए, तो मैं 7 इंच का स्टेप रख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो मुझे स्टेप बनाने पड़ेंगे ऑलमोस्ट 20.5। तो 20.5 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं 21 स्टेप बनाता हूँ, जिसके अंदर राइजर ऑटोमेटिकली आपका 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर चेक करना है कितना आ रहा है, तो आप 144 डिवाइडेड बाय 21 स्टेप, तो आपका जो राइजर है वो 6.857 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कितने स्टेप बनाने हैं, 1 2 3 हमारे 14 हो गए। देन ये हमारा 14 के बाद हमें ये स्टेप और दिखा देते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जब हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्यूरेट आ जाएंगे। सेलेक्ट मूव। अब लैंडिंग का विड्थ कितना रखना है आपको, इसे मैच कीजिए। लैंडिंग का विड्थ आपको कितना रखना है, वो मेरा रहे 5 फीट। ओ एंटर 5 फीट, तो ये मेरा लैंडिंग हो गया। देन यहाँ से यहाँ तक आप लैंडिंग दिखा देंगे, फिलेट। ओके, ठीक है, ज्वाइन कर दीजिए इसे, मैच। अब जो मैन हाइट से ऊपर स्टेप आ रहे हैं, जैसे यहाँ हमें मैन हाइट अचीव हो गई, तो इससे ऊपर वाले स्टेप्स को हम डॉटेड में शो करते हैं अबव मैन हाइट। प्रोजेक्शन एक तरह से हम डॉटेड में शो करते हैं। तो ये पार्ट हमारा इस तरीके से बन जाएगा। देन मैं एक पॉली लाइन लेता हूँ, हमें ओपनिंग वो दिखाना है किस तरफ हमारा रन कर रहा है स्टेप। F8 लाइन लिया, देन MI एंटर, ये बन गए आपके। लाइन हमें डायरेक्ट बना देना है,
एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, एक्स एंटर, देन क्योंकि मुझे ये चाहिए मिरर F8, ओके। अब इसे ज्वाइन कीजिए आप पूरा, और कलर चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रोजेक्शन आ रही है ना, इसके नीचे से आप निकल के जा सकते हैं। आपको कार पार्क भी दिखाना है, यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V कार पार्किंग दिखाइए आप, रोटेट। तो ये आप प्लानिंग प्रॉपर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कार पार्किंग ईजिली हो जाएगा, जो कि कवर्ड रहेगा प्रॉपर, ठीक है। अगर आपको स्पेस भी चाहिए तो यहाँ से 4 फीट निकल के जाने के लिए स्पेस है आपके पास। तो बहुत इजी वे में आप ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपको पार्क दिखाना है, आपको प्लांटिंग शो करनी है, यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V कोई भी प्लांट लीजिए आप, स्केल कीजिए इसे। ज़्यादा बड़े साइज में प्लांट दिख रहा है तो हम स्केल कर देते हैं इसे, ओके Ctrl+V, ओके। ये प्लांटिंग आपकी हो जाएगी। अलाइनमेंट आप प्रॉपर टाइम देके इसे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक प्लान। अब कंपोनेंट्स आपको प्लेस करने हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके सब प्लेस करने हैं आपको, तो आप टाइम देके कर सकते हैं। बट जो आज का कॉन्सेप्ट था उसमें कॉलम लेआउट और समझना है हमें। तो कॉलम लेआउट किस तरीके से बनाते हैं उसे समझते हैं। बेसिक कॉलम लेआउट बनाने के लिए आपका एक ग्रिड लाइन होती है जो सेंटर लाइन से हम पास कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपके पास नहीं है तो हम डायरेक्टली कॉलम बना सकते हैं पॉलीलाइन की हेल्प से। अगर आप एक ही फ्लोर बना रहे हैं तो 9 इंच का कॉलम भी वेरी कर जाएगा, चलेगा हमारा। 12 से 14 फीट के लिए हम स्पैन में डाल सकते हैं। कॉलम आपका 16 mm का जो है वो रीबार आ जाएगा। देन 6 इंचेस पे आपकी 8 mm की रिंग आ जाएगी। पॉलीलाइन मैंने लिया यहाँ से, और जो कॉलम है वो मैं बनाना चाहता हूँ 9 इंच बाय 15 इंच, हर जगह 15 इंचेस, या 18 इंच बनाना चाहे वो भी बना सकते हो। तो मैं 9 इंच बाय 15 इंच ही यहाँ पे बना रहा हूँ। और जो कॉलम का लेयर है ना, वो मैं चाहता हूँ यहाँ से ये रहे। अभी देखिए कॉलम का लेयर अवेलेबल है। H एंटर, हैच किया मैंने सेलेक्ट। जो कॉलम के अंदर हैच आ रहा है सॉलिड हैच मैं यहाँ से कर देता हूँ। मोस्टली सॉलिड ही हम करते हैं यहाँ पे। देन जो कलर है वो ये रहे सॉलिड का। अब मैंने बनाया इसको कॉलम, B एंटर, ब्लॉक, इसको मैंने बनाया C1। कॉलम साइज जो है मेरा C1 है, जो टाइप है वो C1 है, ओके ओके एंड देन ओके। सेम ऐसा ही एक और कॉलम लेता हूँ मैं, इसे एक्सप्लोर कर देता हूँ। देन इसे स्ट्रेच करके 9 इंच फिर से बना देता हूँ। अभी एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा तो हमें इसकी एडिट प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, ओके। यहाँ से इसे हमें ऑन करना है कि एक्सप्लोरेशन ऑन रहे, यस। सेव, क्लोज ब्रैकेट, सेव द चेंज। अब इसे एक्सप्लोर कीजिए, हो जाएगा। ये स्ट्रेच किया, मुझे ये जो 15 इंच मैंने बनाया इसको 6 इंच से कम कर दिया, तो ये टोटली हमारा 9 इंच का बनेगा। इसे मैंने ब्लॉक बनाया और इसको नाम दिया C2, कॉलम टाइप 2। तो 2 तरह के कॉलम हो गए मेरे पास, अब इजीली आप बना सकते हैं। अब ये वाला कॉलम कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे हमारा लोड कम आएगा, तो मैंने कॉपी किया इसको। ये कॉलम मुझे कहाँ चाहिए, जहाँ पर मेरा लोड कम आ रहा है। एक, इसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ से हम ये करेंगे इसका अलाइनमेंट। 2, उसके बाद सेम कॉलम मेरा यहाँ पे आ रहा है 3, ठीक है। उसके बाद हैवी कॉलम मुझे लगाना है जो कि आपका यहाँ पर आएगा 1। अलाइनमेंट सेट कर देंगे क्योंकि हमने ट्रिम कर दिया था पार्ट, ओके। देन अगेन कॉपी, देख लेते हैं किस पार्ट पे हमें लगाना है। यहाँ पर हमें लगाना है मिड पे, 2 एंड देन 3। 3 कॉलम हो गया। अब इसके अंदर मुझे एक कॉलम और लगाना है इस वॉल के साथ, क्योंकि इसका जो हैवी है वो, ये जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हैवी दिख रही है। तो यहाँ से आप ये बना सकते हैं, या दोनों कॉलम को भी हैवी बनाएंगे तब भी समस्या आएगी। तो ये जो कॉलम है ना, आपका स्पैन जो है वो ऑलमोस्ट 15 फीट रहेगा, क्योंकि ये वाला कॉलम हैवी है और जिस साइड स्पैन ज़्यादा है उसी तरफ लोड ज़्यादा रहेगा। ये कॉलम का फेस अगर मैं बाहर की तरफ करता तो फिर ये होल का लोड ज़्यादा लेता। तो इस तरीके से हमने ये लगा दिया। सेम कॉलम को हमने यहाँ से लिया कॉपी, 2 एंड देन 3। या तो आप इस तरीके से लगाएं, या फिर ये दोनों जो कॉलम है वो आपका यहाँ पर भी आ सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपकी। एक बीम जो चलेगा इसके बीच में चलेगा, और ये कॉलम का जो बीम है वो यहाँ रेस्ट कर जाएगा। यहाँ पर जो रिंग आएगी वो 6 इंच से ज़्यादा नहीं आएगी, और बीच में जो रिंग आएगी वहाँ पे 8 इंच का गैप भी आप रख सकते हैं, क्योंकि लोड इस कंडीशन में आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कॉलम आपके सेम सिमेट्री में रहे। सेम इन्हीं कॉलम को मैं पिक करता हूँ, कॉपी एंड देन यहाँ पर स्ट्रेंथ मुझे अब बाहर की तरफ चाहिए। CO एंटर, P एंटर, ओके।
ये मेरा बेस पॉइंट है। ओके, देन इन्हीं को मुझे और बाहर लेना है, कॉपी। ओके, अब ये देखिए अलाइनमेंट से हट के, तो इस वाले को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो अलाइनमेंट में नहीं रखे उसे हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सेलेक्ट कॉपी, इससे आपकी बिल्डिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको स्ट्रेंथ एडजस्ट करनी ही होती है। यहाँ से ये आ गया। अब ये पार्ट आपके हर बार रूम में दिखेगा, तो हमेशा ये दिखता है। अगर आपका 9 से ज़्यादा का कॉलम विड्थ है तो वो दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है हमारा, ये भी लोड लेगा और ये भी लोड लेगा। अगर आपको ज़्यादा ही स्ट्रेंथ चाहिए, 4 फ्लोर 5 फ्लोर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक 9 इंच का कॉलम और चला दीजिए, क्योंकि इसका डेप्थ तो ये ले ही लेगा। और फिर भी समस्या है तो आप क्या करते हैं, रोटेट, इस वाले कॉलम को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो आप। तो इसका स्पैन ये इजीली लोड बेयर कर लेगा। 15 फीट का 15 इंच का कॉलम, 16 mm का रीबार आपका लोड बेयर कर सकता है। इस तरीके से ही हमारा जो कॉलम आ रहा है वो हमें यहाँ पे चाहिए, CO एंटर। डोर के लिए डोर का जो कॉलम है वो लो हाइट रहेगा, तो एक कॉलम मुझे यहाँ चाहिए, रोटेट। ठीक है, ये हमारा कॉलम इस तरीके से हो जाएगा। सर वो कॉलम लो हाइट बीम के लिए दिक्कत करेगा सर, जो आपने पहले लगाया सर उसमें WC के पास। नहीं, क्यों? जब लैंडिंग बीम डालेंगे ना तो वो दिक्कत करेगा सर, फिर दरवाजा नहीं आएगा सर आपका। नहीं, ये हमारा जो बीम है वो तो ऊपर चलेगा ना इस लेवल पे। हमारा यहाँ पे बीम देने की जरूरत क्या है हमें? लैंडिंग पे लैंडिंग कैसे रुकेगी सर? लैंडिंग रोकने के लिए एक बीम डालते हैं ना सर हम। लैंडिंग के लिए बीम डालते हैं, बट यहाँ से हम कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड कर देंगे ना इसके लिए, जिस भी लेवल पे वो आएगा। ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे, जो हमारा है यहाँ से सेंटर क्या है इसका 5 फीट है, तो कैंटिलीवर बीम आ जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसलिए मैंने बताया, अगर आपको प्रोवाइड करना, आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप एक 9 इंच का कॉलम लगा सकते हैं एक्सेस में, उसमें कोई समस्या नहीं है। जी सर। फिर ये हमें ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट ही रहेगा एज पर स्पैन। तो ये डिपेंड करता है लोड की कंडीशन पे। तो यहाँ पे हमने लेवल्स देखे, लेवल क्या है, ग्राउंड लेवल 0, फिर ये 1 फीट आ रहा है, देन उसके बाद 1 फीट 6 इंचेस। अपर फ्लोर पे आप चले गए तो 12 फीट का वो लेवल था, 1.5 फीट ये हो गया, तो 13 फीट 6 इंच का हमारा लेवल आएगा। सो कॉलम आप इस तरीके से लगा सकते हैं प्रॉपर। आपने समझा यहाँ पे सबमिशन ड्राइंग क्या होती है, उस सबमिशन ड्राइंग के अंदर आपके प्लान कैसे बनते हैं, तो वो भी सब इजी है। इसी तरीके से जैसे अभी हमने देखा, सेम ऐसे ही प्लान बनता है। अब इसी का प्लम्बिंग बनेगा, इसी का इलेक्ट्रिकल, इसी के ही जो डोर लगाए उसके साइजेस के अकॉर्डिंग सारी ड्राइंग जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो जो आप एक बार बनाते हैं उसी के ऊपर सारी चीज़ें होती है। आपका क्लाइंट जब भी फाइनल करेगा, एक बार प्लान फाइनल होगा, देन उसके बाद जब प्लान फाइनल हो जाए तो प्लान फाइनल होने के बाद हम उसका सेक्शन कट करते हैं अगर रिक्वायर्ड है, देन उसका वर्किंग प्लान बनाते हैं कि डोर से विंडो कितनी दूरी पे है, वॉल से विंडो कितनी दूरी पे है, आपका जो रूम का साइजेस है वो सब कुछ परफेक्ट क्या है, अब डायमेंशन लगा कर देते हैं। उसके बाद वो सब होने के बाद हम इलेक्ट्रिकल लेआउट लेते हैं, सीलिंग प्लान कैसा आएगा, देन प्लम्बिंग प्लान कैसा आएगा। तो ये चीज़ें आपकी बहुत डिटेल में आपको प्रोवाइड करनी होती है। सो क्लियर है सभी को ये कॉन्सेप्ट, कैसे आपका वर्किंग ड्राइंग काम करता है, कैसे प्लानिंग, कॉलम लेआउट। तो जितना टाइम आपने समझने में लगाया उतने टाइम में हमने एक डिटेल भी बना लिया, तो आप बहुत इजी वे में ये लगा सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, किसी का कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है? हेलो यस सर, मेरा डाउट है, जो प्लानिंग के लिए मैं कैसे मास्टर होऊंगा, मैं एक्सपर्ट कैसे होऊंगा प्लानिंग के लिए, घर का जो फर्स्ट प्लानिंग के लिए? आप कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं? आपको प्रैक्टिस से ही एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप अलग अलग साइजेस लीजिए प्लान के, अलग अलग तरीके से उसे बनाइए। एक ही प्लान को कम से कम 4 तरीके से अगर आप सोचते हैं तब आप उसको काम कर पाएंगे बहुत अच्छे से। आप एक दिन में नहीं कर सकते, आपको सालों लगेगी। एक्सपर्ट होने के लिए आपको इमेजिनेशन भी बढ़ाना पड़ेगा आपका, कि आप किस तरीके से उसे वर्क करते हैं, किस तरीके से आप सोचते हैं कि कहाँ पे क्या रूम एडजस्ट करना है। आपको ये चीज़ें बहुत टाइम लगेगा, बट आ जाएगी धीरे धीरे, एक दिन में कभी नहीं आएगी। प्रॉपर्ली जो अरेंजमेंट जो होगा, हाँ वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अरेंजमेंट आपके माइंड से करनी पड़ती है, आप ऐसे रैंडम नहीं बना सकते कि हर बार सेम क्लाइंट, आपका कोई भी क्लाइंट आ रहा है आप उसको सेम ही तरीके के डिज़ाइन बना कर दे रहे हैं।
तो ऐसे नहीं होता, आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए, पूरा हर बार सोचना पड़ेगा। क्लाइंट, एक ही क्लाइंट को 3-3 ऑप्शन देने पड़ेंगे आपके माइंड से सोच के कि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, कैसे कैसे रूम एडजस्ट कर सकता हूँ, कैसे हॉल किचन कहाँ आएगा, टॉयलेट कैसे आएगा, तब आप एक्सपर्टीज इसमें ला सकते हैं। ठीक है, सो और कोई क्वेरी है किसी की? थैंक यू सर। सर यस एक क्वेश्चन था सर, यस। सबमिशन ड्राइंग हम बना रहे, प्लान एलिवेशन सेक्शन साइट प्लान, तो सर उसके जो प्रिंट अपन निकालते हैं वो कैसे निकालना पड़ेगा क्या हम निकालते सर? हैं? प्रिंट निकालना है और जो छोटे प्रिंट यानी सब अपने ड्राइंग बना दिए है, प्लान एलिवेशन सेक्शन साइट प्लान, और जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहते हैं सोलर वगैरह एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल डिपार्टमेंट के, तो सर उसके जो अपन प्रिंट निकालते हैं तो उसके जो टेक्स्ट मैनेज चाहिए यानी विजिबल होना चाहिए, वो सेटिंग ही नहीं आती है सर मुझे, थोड़ा मैंने करके नहीं देखा, वो डिफिकल्ट ही जाता है। नहीं, प्रॉपर आएगा। आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, हमारे चैनल पे आप जाइए, वहाँ से आप सीख सकते हैं। और अगर आपको डिटेल और बारीकी से सीखना है किसी भी पर्सन को, तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफर अभी अवेलेबल है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। टेक्स्ट अरेंजमेंट में कुछ नहीं है, अभी जो मैं डायमेंशन का टेक्स्ट अरेंज करके दिखा रहा था उसी तरीके से आपको करना है। अगर आप स्केलिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हर बार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एनोटेटिव स्केल आप यूज़ करें तो वहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। टफ कुछ नहीं है, बट एक बार सीखने की जरूरत है। एक क्वेश्चन है कि जो अपन पूरा जो सबमिशन ड्राइंग है हम उसे मॉडल स्पेस में बनाना चाहिए क्या पूरा के पूरा, यानी स्केल छोटी करके 1:50 साइट प्लान के लिए, लोकेशन प्लान के लिए, फिर उससे हम लेआउट में ले जाना चाहिए क्या कि मॉडल स्पेस में हम सबमिशन ड्राइंग बनानी चाहिए पूरी स्केल चेंज में अलग करके? है। अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, बहुत सारी एमएनसी ऐसी है जो मॉडल स्पेस पे ही सारी ड्राइंगें भेज देती है। शीट को वहीं पे स्केल किया, छोटा बड़ा एडजस्ट किया और भेज दिया। बट अगर आपको तरीके से काम करना है, अगर जिस फर्म में आप काम करें वहाँ पे मान लीजिए मॉडल स्पेस में हो रहा है, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि मॉडल स्पेस में हो रहा है और आप नेक्स्ट कंपनी में इंटरव्यू दे और वो आपसे पूछे कि आपको लेआउट सेट करना आता है। 5 साल आप काम करके गए हैं बट आपने कभी करके नहीं देखा, तो कैसे आएगा? तो वो ज़रूरी है, आपको लेआउट आना चाहिए और लेआउट में ही सेट करनी चाहिए ड्राइंग। उससे क्या होता है, आप प्लान आप किसी भी उस पर बनाइए लेआउट के अंदर, बस आपको एक बार एडजस्ट करना है साइजेस डायमेंशन का, टेक्स्ट का। लेआउट में जैसे ही एडजस्ट करेंगे तो एक ही पेपर पे आप 100 स्केल की ड्राइंग लगा सकते हैं, एक ही पेपर के ऊपर आप 50 स्केल की ड्राइंग लगा सकते हैं, सेम इक्वल दिखेगी वो। अगर मॉडल में बनाते हैं तो हर बार आपको छोटा बड़ा पूरा करना पड़ता है, फिर उसी को स्ट्रेच करके। तो लेआउट में काम करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। जो अगर अपन मॉडल स्पेस में बनाए तो हमें स्केल चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट की, डायमेंशन की और व्यू की, और मॉडल में एडजस्टमेंट होता है। मॉडल में डायरेक्ट स्केल करना पड़ता है आपको खींच के ऑब्जेक्ट को, और लेआउट के अंदर आपने बनाया हुआ पहले से ही स्केल के अकॉर्डिंग है। लेआउट में जैसे ही आप 50 में कुछ टेक्स्ट डालेंगे तो 50 के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जूम आउट जूम इन होगा। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो मॉडल में खुद हो गया, मैं मॉडल में खुद हो गया। हमारे चैनल पे स्केल के नाम से वीडियो अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं वो वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा लेआउट का पूरा कॉन्सेप्ट। स्केल आप डालेंगे तो वही वीडियो आपको आएगा यूट्यूब पे। ठीक है, और किसी को? हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो सर इधर बीपीएमएस करके, तो बिल्डिंग मैनेजमेंट प्लानिंग सिस्टम यानी ऑनलाइन परमिशन के लिए, ओके, तो एक महाराष्ट्र के लेवल पे परमिशन ऑनलाइन पोर्टल बिल्डिंग परमिशन के लिए, तो भी एक कोर्स चलाते हैं सबमिशन ड्राइंग यानी कैसे करना है ऑनलाइन पोर्टल पर। ओके, इसलिए सबमिशन ड्राइंग यानी अभी मैं सीख जाऊंगा, लेकिन वो भी एक क्लास चलाते हैं बीपीएमएस करके, तो ट्रेनिंग है उसके अंदर महाराष्ट्र लेवल पे। तो वो तो आप एक ड्राइंग सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा प्रोसीजर क्या है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं ना आपको? हाँ, बनानी आनी चाहिए। इसलिए तो अभी लेआउट में कि मॉडल स्पेस में बनाना चाहिए कि लेआउट में जो बनाना चाहिए कंफर्म नहीं है, वो कोर्स करने के बाद देखिए वो आपका स्टेट म्यूचुअल कॉर्पोरेशन करने के बाद पता चलेगा। अथॉरिटी है वो आपको बताएगा मॉडल स्पेस में बनाना चाहिए या नहीं। जिसमें भी रिक्वायर्ड है उसमें आप बना सकते हैं। मॉडल स्पेस का अगर आपको प्रोसीजर सीखना है तो यूट्यूब पे हमारा वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। मॉडल स्पेस में कैसे एडजस्ट करते हैं और लेआउट में कैसे एडजस्ट करते हैं, दोनों आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट प्रिंट देना है तो वो भी मिल जाएगा, लेआउट में सेट करके प्रिंट देना वो भी आपको मिल जाएगा। क्या नाम है, क्या सर्च करना पड़ेगा सर यूट्यूब पर? हमारे चैनल पे जाइए पीटीएस कैड एक्सपर्ट, वहाँ पे आप स्केल का वीडियो डालेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, आप डाल लेना उसमें। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है?
सर ये डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो प्री डीजीआर सॉफ्टवेयर है सर, वो कहाँ से सीख सकते हैं सर? देखिए अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, बट फ्यूचर में सॉफ्टवेयर की क्वेरी आपकी आई है तो हम देखते हैं उसके बारे में, आपको ही चेक करना पड़ेगा वो अभी। सर जो सबमिशन ड्राइंग अप्रूव्ड होती है ना सर, ये प्री डीजीआर ऐप के थ्रू यस, कन्वर्ट करने के लिए इधर, वो आप वो उसका सर अगर कोई आर्किटेक्ट है उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपको बता दे अगर, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। उसके अंदर प्रोसेस कुछ नहीं है, 2-4 पैटर्न है, उसको ही फॉलो करना है, फाइलें अपलोड करनी है, वो ऑटोमेटिकली उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाती है। सर ये सबमिशन ड्राइंग का DWG फाइल चाहिए था। इसका नहीं मिल पाएगा, बट मैं आपको बाकी ड्राइंगों का सबमिशन ड्राइंग प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, टेलीग्राम में अपलोड कर दीजिएगा। लेक्चर आप अपलोड करने वाले हो वेबसाइट पर? ये वाला लेक्चर, हाँ यस, ये वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, कल तक अपलोड हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सो जो भी पर्सन कैड में इंटरेस्टेड है, क्योंकि सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है, तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो PTS CAD एक्सपर्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस, लाइव प्रोजेक्ट्स की वीडियोस, लाइव जो आपका प्रोजेक्ट है जिसके अंदर प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, प्लम्बिंग डिटेल, फॉल सीलिंग, सब कुछ अवेलेबल है डिटेल में, उन चीज़ों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोई भी क्वेरी आती है आपकी तो आप मेल कर सकते हैं ऑफिशियल मेल पर, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। और ये आपको कैसा लगा, फीडबैक भी आप ज़रूर दे सकते हैं। ये वीडियो कल तक अपलोड हो जाएगा तो उस पर कमेंट के साथ फीडबैक आप दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपका कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ पे, कि कितना सीखने को मिलता है, सब कुछ आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। यस, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो आप लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग। सर अगर कोई क्लाइंट हमारे से प्लान बना रहा है सर, हमको उसको कैसे चार्ज कैसे करेंगे सर उसको? देखिए, चार्ज करने का आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग होता है। 2 रुपये से स्टार्ट है, 2 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट है। अगर आपका कोई 1800 स्क्वायर फीट का है तो आप उनसे 3 से 4 हज़ार रुपये पे ले सकते हैं, सिर्फ प्लानिंग का। सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर का लेता है तो हर ड्राइंग का अलग से आपको चार्ज मिलेगा। इंटीरियर का आप करते हैं, एक्सटीरियर का आप करते हैं, बिम के ऊपर करते हैं, तो सब कुछ चेंज होता जाता है। तो आपका कैसा नाम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पे स्केल रख सकते हैं। 2 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट है, ठीक है? हाँ सर, उसमें सर प्लम्बिंग ड्राइंग भी मेंशन हो जाएगा सर। मैं प्लम्बिंग ड्राइंग का अलग से फिर 2 रुपये स्क्वायर फीट। 1800 स्क्वायर फीट का अगर आप प्लम्बिंग बना रहे हैं तो फिर से आपको वही पे कर, मतलब लेना है उनसे। ऐसा नहीं है एक ही ड्राइंग में अगर करेंगे तो फिर तो 3000 में पूरी ड्राइंग लेके चले जाएंगे क्लाइंट, ठीक है? यस सर, यस सर। ओके सर, ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।